प्लस बाई प्रोडक्ट। ठीक, अब देखा जाए तो सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पे है पहला, यानी कि अगर देखा जाए सबस्ट्रेट किसको बोलते हैं, अटैकिंग रिएजेंट। यानी कि हमेशा सबस्ट्रेट क्या होगा, सबस्ट्रेट लेस इनर्जिक देन अटैकिंग रिएजेंट। ठीक है, यानी कि कह सकते हैं ये अटैकिंग रिएजेंट क्या होगा, मोर एनर्जिक होगा, और कोई भी चेंज नेचर में मोर एनर्जी क्या होगा, लेस स्टेबिलिटी, लेस स्टेबल होगा। ठीक है, यानी कि कोई अटैक करेगा आपके घर पे तो क्या होगा, वो आपसे ज्यादा ताकतवर होगा तभी कर सकता है, नहीं तभी हिम्मत करेगा। सबस्ट्रेट क्या होगा, लेस एनर्जिक होगा तो लेस रिएक्टिव होगा, और मतलब इन कंपेयर टू इसके ये मोर रिएक्टिव होगा। ठीक, तो सबसे पहले अगर देखा जाए इस पोर्शन में हमको पढ़ना होता है एक तरह से, क्या पढ़ना होता है, कि सबस्ट्रेट का बॉन्ड कैसे ब्रेक होता है जीओसी में। बाकी हाइब्रिडाइजेशन वगैरह आपने पढ़ा है, तो हम लोग बीच में यूज करेंगे तो आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, समझ रहे हैं, ठीक। तो बाकी रिटर्न मिल जाएगा, फिर आप उसको देख लीजिएगा, यहाँ से हम कम कराते हैं। ठीक है, अब इसके बाद देखा जाए तो बेसिकली हमें सबसे पहले किसी भी सबस्ट्रेट का क्या होगा, बॉन्ड लिसिस। तो इसी के बेस पे रिएक्शन भी होता है सबस्ट्रेट का, यानी कि किसी भी फैमिली का बॉन्ड कैसे ब्रेक होगा, जब फैमिली का बॉन्ड ब्रेक होगा, किसी भी फैमिली का, तभी क्या होगा, दूसरा आके जुड़ेगा, या मतलब कि वो जो ब्रेक करने में मदद भी कर सकता है, यानी कि उसको इन्फ्लुएंस भी कर सकता है। तो बॉन्ड फिशन हम लोग पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, बॉन्ड फिशन। फिशन। तो बॉन्ड फिशन अगर देखा जाए पूरे ऑर्गेनिक में दो तरह के हो गए, तो बॉन्ड लिसिस या फिशन। तो यानी कि सबस्ट्रेट का बॉन्ड फिशन, जब फैमिली, किसी भी फैमिली को आप सोसाइटी में देखेंगे, जब उसमें इंटरनल इन्फ्लुएंस होगा या बॉन्ड ब्रेक होगा तभी तीसरा आके जुड़ेगा, नहीं तो नहीं जुड़ेगा। तो ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड में सबस्ट्रेट का बॉन्ड जब ब्रेक होगा तभी आके कोई जुड़ेगा। तो सबस्ट्रेट कंपाउंड का क्या है, बॉन्ड फिशन। ठीक है, और अगर देखा जाए तो सबसे पहला स्टेप है यही, बॉन्ड दूसरे को किसी भी फैमिली में जोड़ने का। यानी कि कह सकते हैं यहाँ पे बेसिकली बॉन्ड फिशन क्या होता है, या बॉन्ड लिसिस भी कह सकते हैं, नहीं लिसिस मतलब ब्रेक डाउन होना। ठीक, तो यानी कि इट इज द ब्रेकिंग ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड प्रेजेंट इन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, क्या होगा, इट इज ब्रेकिंग ब्रेकिंग ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड, क्योंकि ऑर्गेनिक में सारा लगभग कोवेलेंट बॉन्ड होता है, तो कोवेलेंट बॉन्ड प्रेजेंट प्रेजेंट इन ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड या मतलब कि ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल कह सकते हैं, मॉलिक्यूल। ठीक, तो अगर देखा जाए ये कितने टाइप का होगा, इट अकर इन टू वे, इट ओनली अकर्स इन टू वे, मतलब दो ही तरह से ये हो सकता है। अब ये डिपेंड किस पे करेगा, दो पोर्शन पे डिपेंड करेगा। जब क्या है कि क्योंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड में हम लोग देखे थे कि कार्बन हाइड्रोजन तो होगा, उसके अलावा क्या हो सकता है, NOS हो सकता है, मतलब कि नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड, हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड, और सल्फर कंटेनिंग ऑक्सीजन। कंपाउंड, ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड। तो अगर देखा जाए तो NOS ये क्या है, इलेक्ट्रोनिगेटिव कंपाउंड, यानी कि कार्बन से हमेशा ये ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है। तो अगर ये सारे जुड़े हैं तो क्या हो जाएगा, पोलर बॉन्ड बनेगा, पोलर बनेगा। अगर कार्बन कार्बन जुड़ा है या कार्बन हाइड्रोजन तो हम उसको क्या मानेंगे, नॉन पोलर। तो यहाँ पे दो तरह के स्ट्रक्चर, मतलब मॉलिक्यूल कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड, अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड मेनली देखा जाए इन जनरल,
इन जनरली ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या है, नॉन पोलर हो, क्या है, नॉन पोलर, ठीक है, नॉन पोलर हो, ठीक, नॉन पोलर ऑर्गेनिक कंपाउंड हो तब, या दूसरा इन जनरली देखा जाए, इन जनरली मेनली ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या हो, कंपाउंड पोलर हो, पोलर कंपाउंड हो या मॉलिक्यूल हो, तब नॉन पोलर होगा तो बेसिकली यहाँ पे बॉन्ड फ्रिक्शन होगा केवल, जैसे मान लीजिए कि किसी भी सोसाइटी में दो लोग थे ये, और दोनों लोगों का इक्वल इनकम था, इक्वल कमा रहे थे घर में, ठीक है, तो कोई इनको बाहर से इन्फ्लुएंस करता रहे, कभी बॉन्ड नहीं ब्रेक होगा, नहीं, नहीं होगा ना, कोई मतलब कि किसी भी फैमिली को ऐसा, अगर इक्वल दो लोग हैं, चार लोग हैं, लेकिन सब लोग इक्वल मतलब इनकम है, कोई किसी को ज्यादा लेना देना नहीं है, तो कभी भी मनमुटाव नहीं होगा, वहां पे बॉन्ड हाँ हाँ हाँ, फिशन नहीं हो ब्रेक हो। जाएगा, ठीक है। हम्म, लेकिन जैसे कोई मतलब एडवर्स कंडीशन आ जाए, ठीक है, तब बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, यानी कि इस पोर्शन को हम लोग बोलते हैं होमोलिसिस, होमोलिसिस मतलब यहाँ पे इक्वल फिशन होगा हमेशा, ठीक है, कि अच्छा। किसी के ऊपर पॉजिटिव निगेटिव नहीं चढ़ेगा, फ्री रेडिकल फॉर्मेशन होगा या होमोलिटिक फॉर्मेशन, लेकिन होमोलिटिक फॉर्मेशन तभी होगा जब क्या होगा, एडवर्स कंडीशन होगा, बिना एडवर्स कंडीशन के होमोलिटिक फॉर्मेशन हो ही नहीं सकता, ठीक है, यानी कि वही एडवर्स कंडीशन मतलब सुनामी आ जाए, बहुत ज्यादा टेम्परेचर, मतलब कि तभी वो फैमिली क्या हो जाएगी, ब्रेक होके अलग अलग उसके, यानी कि क्या बन जाएगा, कार्बन फ्री रेडिकल बन जाएगा, कार्बन फ्री रेडिकल बन जाएगा, ठीक है, रेडिकल्स का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो यहाँ पे देखा जाए तो बहुत इंपॉर्टेंट है आपको क्या, होमोलिटिक फिशन कैसे होगा, तो होमोलिटिक फिशन हमेशा क्या होगा, हम्म, किस कंडीशन में होगा, ओनली एडवर्स कंडीशन में होगा, तो यहाँ पे होमोलिटिक फिशन या होमोलिसिस विदाउट एडवर्स कंडीशन के होमोलिटिक फिशन हो ही नहीं सकता, ठीक है, यानी कि क्लीवेज, कोवलेंट क्लीवेज कह सकते हैं, ये सारे नाम हैं, ठीक है, यानी कि कह सकते हैं नॉन आयनिक क्लीवेज, इस पार्ट को, होमोलिटिक को, ठीक, यानी कि जैसे मान लीजिए हम एग्जांपल ही डायरेक्ट ले ले, जैसे CH3 अब इसमें CH3 को आपको दिख रहा होगा, इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी E, N2 इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दोनों क्या है, यानी कि चेंज इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, जीरो है, पहला कंडीशन, ठीक है, जीरो है, हाँ, यानी कि En1 इक्वल टू En2 है, नहीं, En1 इक्वल टू En2 है, तो अगर यहाँ पे देखा जाए, मैंने ऐसे बोला कि ये बॉन्ड फ्रिक्शन होगा तो नहीं होगा, कभी नहीं होगा, लेकिन अगर इस पे हम एडवर्स कंडीशन रखते हैं, क्या रखते हैं, एडवर्स कंडीशन, तो ये बॉन्ड फिशन हो जाएगा, यानी कि एडवर्स कंडीशन, यानी कि एडवर्स कंडीशन, यानी कि ऐसी कह सकते हैं, रखते हैं, तो ये बॉन्ड फिशन होगा, यानी कि वही मतलब एडवर्स इफेक्ट भी बोल सकते हैं, आप मेडिकल में पढ़ेंगे बार बार, या एडवर्स कंडीशन भी बोल सकते हैं, तो ये बॉन्ड फिशन होगा, कैसे होगा, अब देखिए जैसे सुनामी आ गया, तो ये दोनों घर में रह रहे थे, तो इसमें दो लोगों के बीच एक बॉन्ड था, जिससे जुड़े हुए थे, कोवेलेंट बॉन्ड, तो नहीं ठीक, ब्रेक हुआ, हाँ। तो इसमें क्या होगा, एक एक इलेक्ट्रॉन की वजह से बन रहे थे, तो ये अपने अपने इलेक्ट्रॉन क्या होगा, यहाँ से बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा तेजी से, नहीं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यानी कि फ्री रेडिकल बनेगा, देखिए ये हमेशा फ्री रेडिकल ही बनेगा, ठीक, और फ्री रेडिकल का नेचर अभी हम बता रहे हैं, तो यहाँ पे सवाल है कि एडवर्स कंडीशन कौन कौन सा होगा, तो पूरे ऑर्गेनिक कंपाउंड में अगर देखा जाए होमोलिसिस कैसे होगा, तो आप याद करेंगे हेल्पर की मदद से, किसके मदद से, हेल्पर की मदद से, HELPAR, ये,
ठीक है, हेल्पर। अब एच क्या है? एच फॉर हीट, ठीक है, हीट। और ई फॉर इलेक्ट्रोलिसिस, मतलब उसको क्या कर दिया जाए, इलेक्ट्रिक शॉक लगाया जाए, ठीक। एल फॉर लाइट हो गया, ठीक। पी फॉर पर पर ऑक्साइड, ऑक्साइड इफेक्ट है। हाँ पर ऑक्साइड, ये भी एक एडवर्स कंडीशन देगा। जो जितने भी पर ऑक्साइड रिएक्शन है सब फ्री रेडिकल रिएक्शन है, जितने इलेक्ट्रोलिसिस होगा सब फ्री रेडिकल होगा। और ए फॉर एक्टिव मेटल, एक्टिव मेटल जितने हैं वो सब क्या होगा, वो भी हमारे पास क्या, फ्री रेडिकल रिएक्शन। और ये रेडिकल, रेडिकल्स, ठीक है। तो इतने ही हमारे पास ऑर्गेनिक में क्या है कि एडवर्स कंडीशन है, तो इतना आपको याद रखना है, ठीक है। ये सारे एडवर्स कंडीशन है, तो ये याद रखना। और ये क्या है, हेल्पर याद रख सकते हैं आपकी, हेल्पर की ऐसे याद रख सकते हैं, होमोलिसिस होगा हेल्पर की, अगर इसमें से हेल्पर नहीं प्रेजेंट है होमोलिसिस नहीं होगा, ठीक है। तो इसका कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं पहले। इसके पहले हम लोग यहाँ पे फ्री रेडिकल का नेचर, अगर देखा जाए फ्री रेडिकल का नेचर यहीं पे पढ़ लेते हैं, नेचर ऑफ फ्री रेडिकल। तो वही इसका मैंने नेचर बहुत, करेक्टरिस्टिक या नेचर स्टिक्स, क्या बोल रहे हैं? नेचर बता रहा था सर। नेचर बहुत इसका मतलब वो होता है, जैसे मान लीजिए नेचर क्या है, यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन sp क्या होगा, 2 होगा, sp2 होगा। तो ये प्लेनर होगा, स्ट्रक्चर क्या होगा, प्लेनर होगा, ठीक है। और यह 120 मतलब ट्राइगोनल प्लेनर, प्लेनर, ठीक है। और क्या कह सकते हैं, 120 डिग्री सेल्सियस होगा, ठीक है। तो एक एक पॉइंट ये याद रखना है, ठीक है। और देखा जाए तो अगर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड में तो कोई डिफ्लेक्शन नहीं होगा, क्यों? क्योंकि पॉजिटिव निगेटिव चार्ज नहीं है तो नो डिफ्लेक्शन। लेकिन अगर मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो डिफ्लेक्शन होगा, क्योंकि एक अनपेयर इलेक्ट्रॉन है, तो इसलिए डिफ्लेक्शन होगा, क्योंकि ये पैरामैग्नेटिक हो जाएगा, ठीक। अब देखा जाए इसके बाद कि इसका जो नेचर है आगे, जो मतलब कि वे बह बह के बेचारे इंडोनेशिया और वहां चले गए, ठीक है। तो क्या होगा वहां पे, क्या सरवाइव करने के लिए इतना हाईली रिएक्टिव होगा, तो फ्री रेडिकल जो होगा क्या होगा, हाई हाईली एनर्जी एनर्जी। होगा, हाँ हायर एनर्जी होगा। और फ्री एनर्जी, हाई एनर्जी है, तो कोई चीज हाई एनर्जी लेस स्टेबल होगा, लेस स्टेबल होगा, ठीक है। स्टेबिलिटी इनकी बहुत लेस है अभी, अभी मतलब यहाँ इंजीनियरिंग का काम कर रहे हैं तो वहां तो मिलेगा नहीं तोड़े। तो यानी कि कोई भी काम करने के लिए ये मतलब राजी हो जाएंगे, यानी कि क्या हो जाएगा कि हाईली एनर्जी, हाई रिएक्टिविटी, मोर रिएक्टिव होगा, मोर रिएक्टिव। इनको किसी बाबा की जरूरत पड़ेगा, नहीं पड़ेगा, इनको नहीं पड़ेगा, अभी तो इनको बहुत एनर्जिक है, तो कोई बाबा वगैरह की जरूरत नहीं पड़ेगा। यानी कि फ्री रेडिकल क्या होता है, सेल्फ कैटालिटिक होता है। कभी भी फ्री रेडिकल रिएक्शन के ऊपर, एरो के ऊपर कैटालिसिस नहीं लिखा जाता है, इसलिए क्योंकि ये सेल्फ कैटालिटिक होता है, सेल्फ कैटालिटिक, ठीक। अब सेल्फ कैटालिटिक होगा। और एक चीज और है, ये ऑटो टर्मिनेशन जब इनका फुलफिल हो जाएगा तो ये प्रोसेस को स्टॉप भी करेंगे, तब इंजीनियरिंग वाला काम ढूंढने लगेगा, तो ये ऑटो टर्मिनेटिंग भी होता है, क्या, ऑटो टर्मिनेशन, यानी कि अपने प्रोसेस को क्या करता है, स्टॉप भी कर देता है। तो इतने इसके नेचर हैं, ठीक है। तो इसमें एग्जाम्पल जैसे आप देख सकते हैं, जैसे मान लीजिए हमने CH4 ले लिया, ठीक। अब इस पे हमने क्या कर दिया, Cl2 रखा है ऐसे, या HBr रखा कोई भी, तो यहाँ पे कोई रिएक्शन नहीं देगा, क्योंकि ये इसका फ्री रेडिकल ये इतना स्टेबल है, नॉन कोवेलेंट बॉन्ड मतलब नॉन पोलर बॉन्ड है, तो यहाँ ब्रेक। लेकिन जैसे Cl2 हमने रख दिया, H न्यू रख दिया, यानी कि लाइट के प्रेजेंस में, ठीक है, तो ये होमोलिसिस हो जाएगा, क्या हो जाएगा अब इसे हम लोग क्या बोलते हैं, होमोलिसिस, यानी कि ये फ्री रेडिकल फॉर्मेशन होगा, फ्री रेडिकल फॉर्मेशन होगा, एक एक फ्री रेडिकल, CH3 फ्री रेडिकल प्लस H फ्री रेडिकल,
और ये Cl2 भी फ्री रेडिकल बन जाएगा, Cl फ्री रेडिकल और प्लस Cl फ्री रेडिकल तो आपस में जुड़ जाएंगे, तो क्या बनाएंगे CH 3 Cl। CH3Cl। अब अगर ये एक्सेस में लिए हैं Cl2 तो ये क्या होगा, चेन रिएक्शन हो जाएगा, फिर Cl2 CH2 Cl2, फिर ये सारे हाइड्रोजन को रिप्लेस करने की कैपेसिटी होगी। ठीक है, अगर लिमिटेशन में है तो एक बना सकते हैं। ठीक है, CH Cl2 हो गया, CCl4 लिख देते हैं लास्ट में। ठीक है, तो ये CCl4 बन जाएगा। तो ये चेन रिएक्शन, ज्यादातर ये क्या होता है, चेन रिएक्शन। हमने बताया था कि ये चेन रिएक्शन होगा और 3 स्टेप में होता है, जैसे या प्रोटीन सिंथेसिस होता है, इनिशिएशन होता है, इनिशिएशन मैकेनिज्म में 3 स्टेप होता है। दूसरा इलोंगेशन होता है, इलोंगेशन होता है। और तीसरा आप पढ़ते हैं टर्मिनेशन, पढ़ते हैं टर्मिनेशन। ठीक है, तो इलांगेशन टर्मिनेशन वगैरह होता है ये चेन रिएक्शन में। ठीक, आगे चलते हैं। यहाँ पे बहुत सारे ऐसे रिएक्शन मिल जाएंगे आपको, जैसे मान लीजिए मैंने ये रख दिया, अभी तो हम एक फ्री रेडिकल वाला जनरली लिए। ठीक, तो यहाँ पे मान लीजिए Cl2 और H न्यू रख लिया। ठीक, तो यहाँ पे क्या होगा, तो ये रिएक्शन हो जाएगा। अगर मान लीजिए मैंने Cl2 केवल रखा, कुछ नहीं रखा, तो ये रिएक्शन आप कहेंगे नहीं होगा। ठीक है, अगर मैंने यहाँ पे आगे आप इलेक्ट्रोफिलिक Cl2 और FeCl3 रख दिया डार्क में, तो ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो जाएगा। आगे पढ़ेंगे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो यहाँ पे आर्थो पैरा डायरेक्टिंग की वजह से आर्थो पैरा प्रोडक्ट बन जाएगा। क्लोरीनेशन, इस प्रोसेस को क्या कहेंगे, क्लोरीनेशन। तो CH3 यहाँ पे Cl बन जाएगा प्लस ये CH3 और ये Cl बन जाएगा। ये मेजर बनेगा ड्यू टू सिमेट्री की वजह से। ठीक है, मेजर बनेगा और इस प्रोसेस से क्लोरीनेशन बोलते हैं। लेकिन ऊपर जो हम लोग एच न्यू है, एडवर्स कंडीशन है, तो वहाँ फ्री रेडिकल फॉर्मेशन होगा, ये फ्री रेडिकल रिएक्शन करेगा। और फ्री रेडिकल रिएक्शन चेन रिएक्शन होता है, अगर एक्सेस में Cl2 है फ्री रेडिकल रिएक्शन होगा। ठीक है, फ्री रेडिकल बनेगा तो धीरे धीरे स्टेप में क्या होगा, आपको पहले क्लोराइड हट गया, मोनोक्लोराइड डेरिवेटिव बन गया, ये बन गया, फिर ये Cl2 यूज करेगा, लिमिटेशन में है तो एक ही बना के रह जाएंगे, तो CH Cl2 बन गया। ठीक है, फिर ये स्टेप Cl2 यूज होगा, फिर क्या बन जाएगा, CCl3 बन जाएगा। ठीक है, तो ये चेन रिएक्शन हो गया। तो इसमें इतना ही नहीं, आप मतलब ऐसा देखे होंगे, ये बहुत पूछा जाता है आपके, कंपाउंड है तो इस पे अगर हम लोग Cl2 रख दिया जाए, Cl2H न्यू, तो ये डबल बॉन्ड को ब्रेक कर देगा और ये फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन कहलाएगा। क्या होगा, फ्री रेडिकल एडिशन। एडिशन रिएक्शन देगा, एडिशन रिएक्शन देगा। मतलब कि यहाँ पे क्लोराइड फ्री रेडिकल पहले बनता है, क्लोराइड फ्री रेडिकल क्या करेगा, इस बॉन्ड को, मतलब कि इसको ब्रेक करने में मदद करेगा, इन्फ्लुएंस करेगा। यहाँ पे ब्रेक हो जाएगा, क्या बन जाएगा, ये कंपाउंड सारे डबल बॉन्ड ब्रेक हो गया, क्योंकि एडिशन है तो डबल बॉन्ड से सिंगल बॉन्ड बन जाता है। और हर जगह हाइड्रोजन होता ही है, ये हाइड्रोजन है ही है पहले से, नहीं टेट्रा वैलेंस ही होता है ना, लिखा नहीं जाता बेंजीन पे। तो ये, तो इसमें सब जगह अब क्या लग जा रहा, क्या लग रहा है सब जगह, Cl2 लग जा रहा, Cl HCl 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 सभी जगह पे HCl, तो क्या बन गया, HCl, तो क्या बन गया, 666 इसको हम लोग बोलते हैं, 666 बोला जाता है ना। और बेसिकली इसको हम लोग बेंजीन हेक्साक्लोराइड नामन में, क्लेवर्चर में हमने बोला था, जब एडिशन से बनता है तो क्लोराइड लगता है, और जब सब्स्टिट्यूशन से बनता है तो क्लोरो लगता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा,
बेंजीन हेक्साक्लोराइड, BHC, बेंजीन हेक्सा क्लोराइड। क्लोराइड। ठीक है, यानी कि ये बेंजीन हेक्साक्लोराइड 666 बोला जाएगा। और ये बेसिकली गैमेक्सिन होता है। गैमेक्सिन, गैमेक्सिन एक इंसेक्टिसाइड होता है जो पहले बहुत यूज किया जाता था, 1973 में बैन हो गया। और बेसिकली इसमें गामा एक लैंडिन होता है। अल्फा बीटा गामा, तो गामा लैंडिन ही यूज किया जाता था इंसेक्टिसाइड में। तो अच्छा। ये हो गया इस तरह से। यहाँ पे अगर देखा जाए तो एक हेक्साक्लोरोबेंजीन होता है, जैसे इसी पे हमने बेंजीन पे ही अब ऐसा रख दिया जाए, Cl2 रख दिया जाए और FeCl3 रख दिया जाए, और इसको थोड़ा सा मतलब कंसंट्रेट मतलब कि हीट वगैरह दे दिया जाए। तो जैसे वहां पे हमने ऑल क्लोरो की बात करें तो यहाँ पे सारे क्लोर हाइड्रोजन हटा देगा। ये रिएक्शन आपको इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा। क्या हो जाएगा? इस रिएक्शन को हम लोग क्या बोले हैं? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, यानी कि H हट जाएगा हर जगह से। ये तो डबल बॉन्ड तो रहेगा ही, हम्म, ठीक। H लग के Cl हो जाएगा। ठीक है। तो यानी कि बदले में यहाँ पे 6HCl भी बन जाएगा। ठीक है, उसे कोई मतलब नहीं, तो यहाँ पे 66 बन गया। इसे 66 कहेंगे, क्यों? क्योंकि Cl ये कार्बन सिक्स। 6 और Cl6, ठीक है। हाँ। ये बन ठीक। गया 66, और इसको हम लोग क्या हेक्सा क्लोरोबेंजीन बोलेंगे, क्योंकि ये सब्स्टिट्यूशन से रिएक्शन हो रहा है। तो हेक्सा क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन। और ये मतलब छह, मतलब कि 66 रहेगा। ठीक है, हेक्सा क्लोरो, क्योंकि मतलब क्लोरो इसलिए लगा क्योंकि सब्स्टिट्यूशन से बन रहा है। ठीक, HCB BCB में यही अंतर है। तो इसमें तो हम लोग एक फ्री रेडिकल वाला अगर देखा जाए, जो हेल्पर था, एक एग्जांपल देख लिए, यानी कि लाइट से या हीट से, यही बात है एक ही। अब थोड़ा सा इलेक्ट्रोलिसिस, इलेक्ट्रोलिसिस हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस होता है। तो क्या कहते हैं? कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस। कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस भी एक फ्री रेडिकल रिएक्शन है। दूसरा अगर देखा जाए, पहला तो हम लोग लाइट के प्रेजेंस में ये थोड़ा सा एग्जांपल देख लिया, लाइट वाला एक एग्जांपल। ठीक है, दूसरा देखा जाए तो हम लोग इलेक्ट्रोलिसिस, यानी कि इलेक्ट्रोलिसिस जब क्या हो, एडवर्स कंडीशन है। कंडीशन किसका? इलेक्ट्रोलिसिस। ठीक है, और इलेक्ट्रोलिसिस तो यहाँ पे फेमस है, कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस। और कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस बहुत पूछा जाता है। क्योंकि इससे क्या बनता है? एल्केन, एल्कीन, एल्काइन तीनों बन जाता है। ठीक है, क्या बन जाता है? एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। तो इसको अभी के लिए याद रखिए। तो इसको याद कैसे रखेंगे? ए, एस, एफ, ई। ए, एसिटिक एसिड, हाँ। ई फॉर इलेक्ट्रोलिसिस, ई फॉर इलेक्ट्रोलिसिस। ए फॉर एसीटेट होता है, एसीटेट। और एस फॉर सक्सिनेट, और एस फॉर फ्यूमरेट। ठीक, तो बेसिकली इसमें देखा जाए तो क्या लिया जाता है? सोडियम एसीटेट। सोडियम एसीटेट क्या बोलेंगे? सोडियम सोडियम एसीटेट। एसिटेट। और सोडियम एसीटेट को केबी पे रखते हैं। हाँ, के ही कह सकते हैं, कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस। तो हमें क्या मिलेगा? एल्केन मिलेगा। ठीक, अगर हम यहाँ पे इसको क्या बोलेंगे? सोडियम सक्सीनेट, सक्सीनेट लिखा जाता है। मेटल से इसलिए रिएक्शन करा दिया जाता है क्योंकि रिएक्टिविटी बढ़ जाता है। तो CH2CONA, ठीक है, और CH2CONA। तो ये क्या बन जाएगा? कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस से क्या बहुत फेमस रही, एल्कीन बन जाएगा। ठीक है, डबल बॉन्ड बन जाएगा। ठीक है, इसमें सिंगल बॉन्ड
मतलब कि बेसिकली इसमें तो कभी भी ये फ्री रेडिकल रिएक्शन है, कभी भी मेथेनॉल मतलब मेथेन नहीं बनेगा। यहाँ से बनना स्टार्ट है। इसमें क्या है, CH2 डबल बॉन्ड CH2 बन जाएगा, आप जान ही रहे हैं। हम्म, फ्यूमेरेट रहेगा, सोडियम फ्यूमेरेट CH डबल बॉन्ड CH और CO, यानी अगर इसका कोलवे इलेक्ट्रोलिसिस किया जाएगा, ठीक है, तो हमें क्या बन जाएगा, कोलवे इलेक्ट्रोलिसिस में एल्काइन बन जाएगा। एल्काइन यानी कि CH ट्रिपल बॉन्ड CH बन जाएगा, ठीक है। ये और भी बना सकते हैं, और ई फॉर इलेक्ट्रोलिसिस सही है, जान ही रहे हैं। तो ये कोलवे इलेक्ट्रोलिसिस, इसमें देखिए हमने एग्जाम्पल थोड़ा सा बताते जा रहे हैं, और यही फ्री रेडिकल रिएक्शन में फेमस रिएक्शन है। तो हमने एक कर लिया, और एक्टिव मेटल का ये इलेक्ट्रोलिसिस कर लिया ऊपर वाले, कितने 3 हो गए। पर ऑक्साइड का देख लेते हैं, पर ऑक्साइड बता सकते हैं। तीसरा इसमें पर ऑक्साइड, पर ऑक्साइड बहुत फेमस है। पर ऑक्साइड, या मतलब कह सकते हैं इसमें पर ऑक्साइड इफेक्ट, और इसमें भी एक नेमिंग रिएक्शन फेमस है, जिसे एंटी मार्कोनी का रूल बोलते हैं, या पर ऑक्साइड इफेक्ट भी बोलते हैं उसको, या खरास इफेक्ट भी बोलते हैं, इफेक्ट भी बोलते हैं, ठीक है। ये एंटी मार्कोनी, और इसमें बेसिकली तो हम लोग बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, तो ये फ्री रेडिकल रिएक्शन होता है। एंटी मार्कोनी, मार्कोनी का इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन होता है, और एंटी मार्कोनी का क्या होता है, फ्री रेडिकल। रेडिकल एडिशन रिएक्शन होता है। अब एडिशन हो रहा है, ठीक है, तो यानी कि डबल बॉन्ड से क्या बन रहा होगा, सिंगल बॉन्ड बन रहा होगा। तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, एडिशन रिएक्शन, फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन। जैसे मान लीजिए CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 और इस पे HBr रखते हैं, इसमें फ्री रेडिकल फॉर्मेशन होगा, ठीक है, यहाँ भी फ्री रेडिकल फॉर्मेशन होगा। तो यहाँ पे टर्मिनल पे Br लगता है, आप जानते हैं, इसको हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, CH2Br। और यहाँ पे पर ऑक्साइड रखना नहीं बोलना है, पर ऑक्साइड इफेक्ट ही, अगर नहीं रखेंगे तो रिएक्शन नहीं होगा, तो ये बन जाएगा। तो ये एंटी मार्कोनिक रूल क्या होता है, फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन होता है। चौथा इसमें देखा जाए थोड़ा सा सेंटर एग्जांपल, एक्टिव मेटल वाला, एक्टिव मेटल और रेडिकल तो हो ही गया, रेडिकल फ्री रेडिकल अपने आप में ही क्या है, एक तरह से पर ऑक्साइड मतलब कि एडवर्स कंडीशन है। तो एक्टिव मेटल में अब बहुत फेमस है, जैसे ऐसे याद रखिए, ऊन, उक, फज, ये तीनों रिएक्शन हो गए नेमिंग रिएक्शन, और ये तीनों क्या है, फ्री रेडिकल रिएक्शन है, फ्री रेडिकल रिएक्शन, ये फ्री रेडिकल रिएक्शन है, ठीक है। तो ऊन मतलब क्या है, ओर्ज रिएक्शन हो गया, ऊन, वो W से और सोडियम से क्या हो गया, ओर्ज रिएक्शन, रिएक्शन, ठीक। अब ओर्ज रिएक्शन अगर देखा जाए 3 टाइप से हो जाता है, किस पे डिपेंड करता है, एल्काइल हैलाइड कैसा है, ऑन द बेसिस ऑफ एल्काइल हैलाइड, मतलब कि मान लीजिए RCl से ही रिएक्शन प्लस क्या होगा, ठीक है। तो इसमें Na रख देते हैं, सोडियम मेटल रहता है, यूज किया जाता है। तो R अगर यहाँ पे R एलिफेटिक है, R एलिफेटिक है, कोई भी एलिफेटिक कंपाउंड कार्बन, तो इस रिएक्शन को बोला जाता है क्या, ओर्ज रिएक्शन, सिंपल ओर्ज रिएक्शन बोला जाता है, ठीक है। और अगर R क्या एरोमेटिक है, एरोमेटिक है, या फिनाइल कह सकते हैं, एरोमेटिक कंपाउंड है, तो ये रिएक्शन क्या होगा, फिटिक, फिटिक रिएक्शन कहलाएगा, ओर्ज फिटिक रिएक्शन। अगर मतलब कि फिटिक रिएक्शन सिर्फ बोलेंगे अगर दोनों है, क्योंकि 2 मॉलिक्यूल यहाँ पे यूज किया जाता है,
यहाँ पे, ठीक है। तो 2 मॉलिक्यूल अगर यूज किया जाता है यहाँ पे, तो यहाँ पे अगर R मतलब कि एलिफेटिक, एलिफेटिक मतलब क्या हो गया, ऊर्ज हो गया, प्लस एरोमेटिक, तो दोनों हो गए, यानी कि ऊर्ज और फिटिक नहीं रिएक्शन। तो इस रिएक्शन का नाम क्या होगा, इस ऊर्ज इसका, फिटिक इसका, तो ऊर्ज फिटिक रिएक्शन बोलते हैं। इसमें से कार्बन अप रिएक्शन एक तरह से होता है। तो ये तीनों रिएक्शन है, ऊर्ज रिएक्शन, ऊर्ज फिटिक रिएक्शन वगैरह। तो इसमें देखा जाए, अगर हमने CH3 Cl ले लिया और ये फ्री रेडिकल है, 2 मॉलिक्यूल यूज होगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि हमेशा CH3 मतलब कि एलिफेटिक होना चाहिए, ठीक है, तब ऊर्ज रिएक्शन बोलेंगे। तो ये क्या बन जाएगा, CH3 बन जाएगा, प्लस 2NaCl बन जाएगा, ठीक। ऊर्ज फिटिक में एक मतलब हमने CH3Cl ले लिया, प्लस दूसरा Na, और प्लस क्या ले लिया, Cl एरोमेटिक ले लिया। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, टॉलुइन बन जाएगा ना। तो ये ऊर्ज फिटिक रिएक्शन है। फिटिक रिएक्शन में क्या है कि 2 या सिमिलर ले सकते हैं, सिमिलर, तो यहाँ पे 2Na, तो डाईफिनाइल बन जाएगा, ठीक है ये। और बाकी देखा जाए रिएक्शन जो यू कॉपर है, तो ये उला मैनन रिएक्शन बोला जाता है, उला मैन रिएक्शन, ठीक। और उला मैन रिएक्शन भी सिमिलर होता है, सिमिलर टू ऊर्ज रिएक्शन, ऊर्ज रिएक्शन के सिमिलर होता है, ठीक है। बस क्या होता है, कॉपर मतलब कि यहाँ पे लिया जाता है, जैसे मान लीजिए RX में Cl ले लिया, प्लस कॉपर ले लिया, ठीक है, तो ये मॉलिक्यूल बन के 2 मॉलिक्यूल हो जाएगा, R बन जाएगा, प्लस कॉपर क्लोराइड निकल जाएगा, ठीक है, इस तरह से। समझ रहे हैं ना। हाँ। तो ये ऐसे सेम है। ऐसे W, एक हम लोग FZ पढ़े, तो तीनों नेमिंग रिएक्शन है। ZN, तो F फॉर क्या, फ्रैंक लैंड रिएक्शन। और फ्रैंक लैंड रिएक्शन में क्या हो जाएगा कि जिंक होगा, सिमिलर होगा, सिमिलर टू वुड्स रिएक्शन, वुड्स रिएक्शन के ही सिमिलर होता है, ठीक है। वुड्स रिएक्शन जैसे मान लीजिए हमने आपका CH3 Cl ले लिया, प्लस Zn हो गया, अब प्लस क्या हो जाएगा, वही Cl, या 2 अमाउंट ऐसे रिएक्शन 2 लिख देते हैं, तो वही चीज बन जाएगा CH3 मतलब कि एल्केन के प्रिपरेशन में यूज हो रहा है। तो ये क्या हो गया, फ्रैंकलैंड रिएक्शन। तो इतना फ्री रेडिकल रिएक्शन फेमस रिएक्शन है, ठीक है। अब हम लोग बॉन्ड लिसिस कर रहे थे, अभी रिएक्शन मैकेनिज्म में स्टार्ट नहीं किए, बस सबस्ट्रेट का बॉन्ड लिसिस, ठीक। तो यानी कि अगर पोलर है तो 2 कंडीशन होगा। मान लीजिए मैंने CH3Z ले लिया, 2 कंडीशन होगा, क्योंकि इलेक्ट्रोनिगेटिविटी 1, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी 2। अब यहाँ 2 कंडीशन कैसे, मान लीजिए इलेक्ट्रोनिगेटिविटी 1 ज्यादा है, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी 1 ग्रेटर देन इलेक्ट्रोनिगेटिविटी 2, और एक कंडीशन क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी 1 लेस देन इलेक्ट्रोनिगेटिविटी 2। तो अगर इसी स्ट्रक्चर को हम लोग देखा जाए, तो CH3Z है, तो इधर बॉन्ड ब्रेक होगा नहीं, और इधर CH3Z है, तो इधर बॉन्ड ब्रेक होगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, CH3 निगेटिव बन जाएगा, ठीक है। यहाँ से क्या बन जाएगा, CH3 पॉजिटिव बन जाएगा। तो कार्बोकैटायन कार्बो एनायन। तो आगे आते हैं हम लोग हेट्रोलिटिक में। हेट्रोलिटिक नीचे जगह नहीं है, तो हम नीचे लिख रहे हैं। इतने रिएक्शन बहुत फेमस, इसमें से क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा, ठीक। मैंने रिएक्शन भी करा दिया, नेमिंग रिएक्शन है एक तरह से, ठीक है। तो हेट्रोलिटिक फिशन, हेट्रोलिटिक फिशन, या कह सकते हैं हेट्रोलिसिस कहते हैं नहीं।
और कह सकते हैं यहाँ पे एक तरह से आयनिक क्लीवेज होता है। वहाँ नॉन आयनिक क्लीवेज था, यहाँ पे आयनिक क्लीवेज होता है। जैसे वही चीज है, हमने CH3 लिया था, ठीक। तो दो कंडीशन, एक En1 ग्रेटर देन En2 हो जाए, नहीं एक कंडीशन क्या हो जाए, En1 लेस देन En2। आप जान ही रहे हैं, जब En1 ग्रेटर देन तो CH3 निगेटिव बनेगा, नहीं, और प्लस Z पॉजिटिव होगा। तो अगर देखा जाए रिस्पेक्टिवली तो ये कार्बो एनायन हो गया, कार्बो एनायन बोलते हैं, ठीक। और अगर यहाँ पे CH3 पॉजिटिव हो जाएगा और ये Z क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा, तो ये क्या कहलाएगा, कार्बो कैटायन कहलाएगा। अब यहाँ पे कार्बो एनायन कार्बो कैटायन दो बन जा रहे हैं, तो इसका इंटरमीडिएट आगे पढ़ लेंगे, ठीक है, समझ रहे हैं। हम्म। तो अब देखिए हमारा दूसरा पोर्शन क्या है, इलेक्ट्रोफाइल मतलब न्यूक्लियर अटैकिंग रिएजेंट। ये हमारे पास अटैकिंग रिएजेंट, यानी कि पहला सबस्ट्रेट का बॉन्ड दो तरह से ब्रेक होता है, एक होमोलिसिस एक इलेक्ट्रोलिसिस। अब अटैकिंग रिएजेंट, अटैकिंग रिएजेंट देखा जाए तो बेसिकली तीन तरह से कह सकते हैं पूरे ऑर्गेनिक। एक फ्री रेडिकल हो गया, एक इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल। फ्री रेडिकल बहुत पढ़ना नहीं है, हमने बता दिया ऊपर नेचर फ्री रेडिकल का। तो इलेक्ट्रोफाइल, तो यहाँ पे क्या जा कि मतलब कि अटैकिंग रिएजेंट, अटैकिंग रिएजेंट। तो अटैकिंग रिएजेंट देखा जाए तो तीन तरह से, एक फ्री रेडिकल अटैकिंग रिएजेंट भी हो जाएगा जैसे ऊपर वाले में हो रहा था। फ्री रेडिकल तो ऐसे लिख दे रहे हैं, एक CH3, एक CH3 क्या हो जाए, प्लस हो जाए, ठीक है, एक CH3 क्या हो जाए, माइनस हो जाए। तीन अटैकिंग रिएजेंट अलग अलग टाइप के हो सकते हैं। तो पहला तो फ्री रेडिकल पढ़ ही लिए थे। अब अटैकिंग रिएजेंट में हमें इलेक्ट्रोफाइल या इलेक्ट्रोफिलिक स्पेसी, इलेक्ट्रोफाइल और कह सकते हैं इलेक्ट्रोफिलिक स्पेसी। अब इलेक्ट्रोफिलिक स्पेसी कौन होगा, इलेक्ट्रो, इलेक्ट्रॉन लविंग। हाँ इलेक्ट्रॉन लविंग मतलब फिलिक्सिटी मतलब लविंग होता है, जैसे इसको इलेक्ट्रॉन हो गया, ठीक, और फिलिक लविंग, तो इलेक्ट्रॉन लविंग टाइप का, ठीक है। यानी कि इलेक्ट्रॉन लविंग कौन होगा, इलेक्ट्रॉन डिफिसिट होगा। यानी कि अगर देखा जाए जो इलेक्ट्रोफाइल होगा हमेशा क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डिफिसिट होगा, डिफिसिट, हाँ। ठीक। ये मेन डिफरेंस है, यानी कि इलेक्ट्रॉन डिफिसिट। अब तरह तरह से डिफिसिट होगी कि एक पहले से डिफिशिएंट रहे, ठीक है, या मतलब कि इलेक्ट्रॉन पैसे दे के डिफिशिएंट हो जाए कोई, मतलब किसी को पैसा क्या हो जाए, एक पहले से कमी रहे, एक किसी को पैसा उधार दे दे के कमी हो जाए, तो इलेक्ट्रॉन डेफिसिट हो गया, ठीक है। तो यानी कि इलेक्ट्रॉन डेफिसिट जनरली लुईस एसिड होता है, यानी कि कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन डेफिसिट, तो इलेक्ट्रॉन एक्ट एज, इलेक्ट्रॉन एक्ट एज क्या होगा, लुईस एसिड होगा। तो इलेक्ट्रोफाइल लुईस एसिड है, लेकिन हर लुईस एसिड इलेक्ट्रोफाइल नहीं होगा। मतलब कि अगर इलेक्ट्रोफाइल के रूप में देखा जाए ऐसे ऑल इलेक्ट्रोफाइल क्या होगा, लुईस एसिड तो होगा, लेकिन हर लुईस एसिड इलेक्ट्रोफाइल नहीं होगा, ये जरूरी नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे देखा जाए तो मेन क्या है, इलेक्ट्रोफाइल क्या होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन डिफिसिट होना चाहिए। तो इसको हम लोग डिवाइड कर देते हैं, और ये दो चैप्टर में आपको आयनिक इक्विलिब्रियम में भी पढ़ते हैं, वहां पे भी मैंने बताया था लुईस एसिड लुईस बेस कॉन्सेप्ट, ठीक है, एसिड बेस कॉन्सेप्ट एक यहाँ पे पढ़ते हैं जो हमें आगे रिएक्शन में हेल्प करेगा। इसी से मेन रिएक्शन होता है, ठीक है, सारे नाम इसी से पढ़ते हैं। तो यहाँ पे देखा जाए तो पहला पॉजिटिव चार्ज वाला,
तो पॉजिटिव चार्ज मतलब कैटायन। कैटायन देखा जाए तो इलेक्ट्रॉन दे के बना है, तो इलेक्ट्रॉन डिफिसिट हो जाता है। लेकिन कुछ कैटायन क्या है, इलेक्ट्रॉन डिफिसिट नहीं रहते, वो एक्टेड में यानी कि जीरो ग्रुप में शिफ्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो वहां पे हो जाएगा। एक मिनट रुक देख। हेलो। हेलो। हाँ। अच्छा ठीक है, हम पढ़ा रहे थे। कुछ काम। अच्छा चलो, ठीक बात है। हम्म। अरे पापा की तबीयत थोड़ा खराब हो गया था सुबह। अच्छा। चलो। हाँ, जाएंगे क्या फिर आप? नहीं मतलब ठीक है। फिर ठीक। वही रिपोर्ट भेज रहा था। कैटायन देखिए पॉजिटिव। ठीक है, अब इसमें देखा जाए तो अगर एक तरह से पढ़ा जाए तो सारे कैटायन क्या होंगे, इलेक्ट्रोफाइल एक्सेप्ट सम। तो हम लोग एग्जाम्पल में पहले लिख दे रहे हैं, फिर एक्सेप्शन लिख दे, जैसे आर पॉजिटिव हो गया, सी पॉजिटिव हो ही जाएगा नहीं, CH3 पॉजिटिव। और CH3 CH2 पॉजिटिव, कोई भी मतलब कार्बन का। और H आयन, ये सब क्या है। और नाइट्रेशन में NO2+ होता है, NO+ भी है। और SO3+H वाला भी, मतलब कि Cl, Br, ये सब तो रहेंगे ही। ठीक है, ये सब ATC। लेकिन यहाँ पे एक्सेप्ट है, एक्सेप्शन है, क्योंकि हमने लिखा है आल इलेक्ट्रोफाइल लुईस एसिड तो है, लेकिन आल लुईस एसिड इलेक्ट्रोफाइल नहीं है, ऊपर लिखा ना। तो एक्सेप्ट, एक्सेप्शन वाला, एक्सेप्ट पॉजिटिव चार्ज में, ये याद रहना चाहिए। अब एक्सेप्शन में क्या है, जैसे NH4 पॉजिटिव, ये बहुत पूछा जाता है। ये देखिए पॉजिटिव तो है, लेकिन इलेक्ट्रोफाइल नहीं है, लुईस एसिड है लेकिन इलेक्ट्रोफाइल नहीं है। अब H3O पॉजिटिव भी, ये बहुत यूज किया जाता है, और हम लोग इलेक्ट्रोफाइल इसको मानते भी है। ठीक, लेकिन क्यों नहीं है अभी बता रहे हैं। और ग्रुप एलिमेंट फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट जैसे सोडियम हो गया, ठीक है, पोटेशियम हो गया, ठीक है, रुबिडियम हो गया, इस तरह से सीजियम हो गया, ये सब। और सेकंड ग्रुप के ही एलिमेंट। लेकिन सेकंड ग्रुप में जब तक +2 है तभी, +1 रह जाएगा तो इलेक्ट्रॉन डिफिसिट है, सेकंड ग्रुप। ठीक है, मतलब वही मैग्नीशियम प्लस प्लस, कैल्शियम प्लस प्लस, ठीक है, ये सारे। अब एक क्यों नहीं है, ये सब इलेक्ट्रोफाइल क्यों नहीं है। अभी हमने इलेक्ट्रोफाइल का मेन डिफिनेशन क्या बताया, इलेक्ट्रॉन डिफिसिट। तो ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह वर्क नहीं करते हैं, क्योंकि डू नॉट इलेक्ट्रोफाइल, बिकॉज बिकॉज दे हैव कंप्लीट ऑक्टेट। इनका ऑक्टेट कंप्लीट है, क्योंकि जीरो ग्रुप में शिफ्ट हो गए। दे हैव कंप्लीट ऑक्टेट। ये भैया कंप्लीट ऑक्टेट है, फुलफिल है, तो इलेक्ट्रॉन क्यों लेना चाहेगा, नहीं। हम्म, ऑक्टेट, कंप्लीट ऑक्टेट, तो इसलिए ये नहीं है। कब कभी कभी यहाँ पे H3O पॉजिटिव हम लोग इलेक्ट्रोफाइल लेते हैं, ये मानते हैं कि इलेक्ट्रोफाइल है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे ड्यू टू गिव्स एच आयन, एच आयन देता है। ठीक है, ये एच आयन देता है, इसलिए एच आयन देखिए इलेक्ट्रोफाइल है, ऊपर मैंने लिखा है एच आयन। ठीक है, ये देखिए। ठीक, ठीक। तो इसलिए H3O5 कोई कोई मान लेते हैं टीचर वगैरह, तो ये बता सकते हैं आपकी, क्योंकि उसमें क्या है, ये चांद देता है इसलिए। तो ये तो हम लोग पॉजिटिवली चार्ज वाला हो गया। ये आपको लुईस एसिड बेस में भी आएगा, यहाँ पे भी आता है। दूसरा, न्यूट्रल वाले, न्यूट्रल वाले
अब न्यूट्रल वाले में देखा जाए, न्यूट्रल वाला, ठीक। अब इसमें 3 कंडीशन बनते हैं बेसिकली, याद रखना है। वैसे मतलब कि आप केमिकल बॉन्डिंग पढ़े हैं, तो अब लुईस ऑक्टेट का क्या था, लुईस ऑक्टेट रूल का एक्सेप्शन बताइए कुछ। तो ऑक्टेट एक्सेप्ट। रूल का, लुईस ऑक्टेट रूल का पहला एक्सेप्शन क्या है, हाइपोवैलेंट। हाइपोवैलेंट मतलब कि क्या है, ऐसा कंपाउंड जिसका क्या है, ऑक्टेट कंप्लीट है नहीं है। लुईस एसिड बेस ऑक्टेट में, लुईस ऑक्टेट में बोला था कि एवरी कंपाउंड मॉलिक्यूल या एटम क्या चाहता है, अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहता है, यानी कि 0 ग्रुप में जाना चाहता है। यानी कि हाइपोवैलेंट मतलब, हाइपो मीन्स लेस, वैलेंटी मतलब वैलेंट। तो ये क्यों कहलाएगा, क्योंकि इनकम्प्लीट ऑक्टेट, इनकम्प्लीट ऑक्टेट, इनकम्प्लीट ऑक्टेट, ठीक। और इसके एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे, जैसे BH3 हो गया, AlH3 हो गया, AlCl3 हो गया, ये सारे, BF3 हो गया। ये सब में देखा जाए तो कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, 6 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। 6 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए था, कितना, 8 होना चाहिए था ना, ये 6, इसलिए ये हाइपोवैलेंट है। तो इसलिए ये सारे क्या हैं, लुईस एसिड है, और साथ में इलेक्ट्रोफाइल भी है। दूसरा, हाइपर वैलेंट वाला। अब हाइपर वैलेंट वाला क्यों भाई, ये भी एक्सेप्शन है लुईस ऑक्टेट रूल का। तो हाइपर वैलेंट किसे बोलेंगे, जिसमें वैलेंसी 8 से ज्यादा हो। तो इसमें क्या होगा, क्योंकि ये बैकेंट क्या है, बैकेंट डी ऑर्बिटल है। डी ऑर्बिटल वैकेंट रहेगा तो और इलेक्ट्रॉन लेने की क्या कर सकता है, टेंडेंसी रखता है। तो एग्जाम्पल कौन कौन से हो गए, SiCl4 हो गया, ठीक है, PCl5 हो गया, PCl3 हो गया, SnCl2Cl4 हो गया, SbCl3 हो गया, FeCl3, ये सब, ठीक है, यूज करते हैं ना। तो ये सब क्या है, इलेक्ट्रोफाइल ड्यू टू, किसकी वजह से, इनकम्प्लीट मतलब वैकेंट डी ऑर्बिटल की वजह वैकेंट, से। हाँ। वैकेंट डी ऑर्बिटल है, तो ये क्या है, इनको ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, मतलब ऑक्टेट कंप्लीट है, लेकिन क्या है इसमें, जैसे देखा जाए 10 इलेक्ट्रॉन हो गए, ठीक है, होना चाहिए था 8, हो गए 10, ठीक है। ऐसे आप हाइपर वैलेंट को भी, IF7। उसके बाद थर्ड क्या है, पोलर पाई बॉन्ड। क्या हो, पोलर पाई बॉन्ड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पोलर पाई बॉन्ड। पोलर पाई बॉन्ड का एग्जांपल, जैसे आप सल्फोनेशन में SO3 यूज करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड है, इसका एग्जांपल समझा देते हैं, पोलर पाई बॉन्ड। तो जैसे यहाँ पे समझाने वाली ये बात है कि ये SO3 तो हमारे पास इलेक्ट्रोफाइल है, ठीक है, लेकिन SO2 इलेक्ट्रोफाइल नहीं है, नॉट इलेक्ट्रोफाइल। क्यों, अब यही देखिए, हमने अभी बोला है कि डबल बॉन्ड विथ पोलर मॉलिक्यूल, यानी कि डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के होना चाहिए, होना चाहिए ना। तो वो क्या करना, कर रहा है, डबल बॉन्ड विथ डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो ये तो है, दोनों है, ठीक। ये देखिए, डबल बॉन्ड विथ डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, लेकिन यहाँ पे एस में देखा जाए, ए डबल बॉन्ड है, इधर डबल बॉन्ड। और अभी एस में क्योंकि लास्ट ऑर्बिट में 6 इलेक्ट्रॉन होता है, 2 बचा हुआ है। अब ये लोन पेयर आ गया है, अब ये लोन पेयर की वजह से, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, और क्या होना चाहिए, इलेक्ट्रोफाइल क्या होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट होना चाहिए, तो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, इसलिए ये नहीं इलेक्ट्रोफाइल, इसमें लोन पेयर नहीं आता, ये इलेक्ट्रोफाइल होता है। तो ये रीजन हो गया इलेक्ट्रोफाइल का, तो इतना भाई आना चाहिए, आगे बहुत यूज रहेगा, ठीक है। हम्म, अब उसके बाद आइए, न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियो, फिलिक
या मतलब कह सकते हैं न्यूक्लियोफाइल रिएजेंट कहते हैं, अटैकिंग रिएजेंट। तो इसका मतलब अगर देखा जाए दो पार्ट से बना हुआ है, कौन कौन से? न्यूक्लियस और फिलिक मतलब लविंग टाइप। न्यूक्लियस और प्लस फिलिक मतलब लविंग टाइप। लविंग टाइप का, तो यानी कि न्यूक्लियस लविंग होगा। लविंग, तो यानी कि पॉजिटिव, अब ये क्या करेगा? पॉजिटिव लविंग होगा, निगेटिव होगा इटसेल्फ। वो क्या था? पॉजिटिव था, निगेटिव लविंग था। नहीं, ऐसे कर सकते हैं। ये देखिए एक्चुअल में क्या है? पॉजिटिव है। इलेक्ट्रोफाइल क्या है? पॉजिटिव है। और किसको लविंग था? इलेक्ट्रॉन लविंग था, अट्रैक्ट हो रहा था। ठीक। और यहाँ पे क्या है? अपोजिट चार्ज अटैक अट्रैक्ट करते हैं ना। न्यूक्लियोफाइल क्या होता है? निगेटिव होता है। निगेटिव होता है। और कौन किसको अट्रैक्ट करेगा? अट्रैक्ट पॉजिटिव चार्ज से, कि नहीं? तो ये सारे क्या होंगे? न्यूक्लियोफाइल होगा, या मतलब कि अट्रैक्ट टुवर्ड्स इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट सेंटर, याद कह सकते हैं। इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज विच अटैक ऑन इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट सेंटर, यही कह सकते हैं ना। इसका डिफिनीशन क्या है? इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज है, पहले से इलेक्ट्रॉन रिच है। ठीक है, स्पीसीज जैसे मतलब किसी के तो ढेर सारा उधार है, तो किस अट्रैक्ट करेगा? किसकी तरफ भागेगा? जहां पे उसे पैसा मिले। इलेक्ट्रॉन। नहीं, तो अटैक ऑन इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट सेंटर, ऐसा थोड़ी है कि और उधार लग जाए उस पे। इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट सेंटर। यहाँ पे एक्सेप्शन वही रहता है कि एच आयन, एक्सेप्ट एच आयन देखिए इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट सेंटर है, लेकिन ये लॉस मतलब कि प्लस की वजह से यहाँ पे आ जाता है, एक्सेप्शन में आता है। ठीक, कोई पूछ सकता है। अटैक अट्रैक्ट लिखते हैं, टेट टूवर्ड्स इलेक्ट्रॉन डिफिशिट सेंटर या इलेक्ट्रोपॉजिटिव यहाँ पे। तो अगर देखा जाए न्यूक्लियोफाइल जो होता है, न्यूक्लियोफाइल सारे न्यूक्लियोफाइल क्या होंगे? लुईस क्या होगा? बेस होगा। और सारे लुईस बेस क्या होंगे? न्यूक्लियोफाइल होगा। तो यहाँ पे कोई एक्सेप्शन भी नहीं है। ठीक है, तो जो आयनिक इक्विलिब्रियम में पढ़े हैं वही कॉपी हो जाएगा यहाँ पे। हम्म तो यहाँ पे वही कॉपी हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग क्लासीफाई कर लेते हैं उसी के अकॉर्डिंग। तो देखा जाए तो ऑल एनायन, यहाँ पे ऑल एनायन देखिए लिख दिया, वहां पे मैंने निगेटिव पॉजिटिव चार्ज लिखा था केवल। एनायन यानी कि ऑल नेगेटिव चार्ज। ऑल नेगेटिव चार्ज मतलब नेगेटिव में से एक लोन पेयर होता है, ये हम लोग कई बार पढ़ चुके हैं। दूसरा पोर्शन क्या हो जाएगा? न्यूट्रल वाला। और न्यूट्रल वाला क्यों होगा? क्योंकि इस पे एटलीस्ट देखा जाए वन लोन पेयर होगा ही। ठीक है, तो ये दो पार्ट में हो जाता है, वहाँ वो तीन पार्ट में था, इसको दो पार्ट में हम लोग समझेंगे। तो निगेटिव चार्ज वाला जैसे Cl निगेटिव हो गया, OH निगेटिव आ जाएगा। ठीक है, R निगेटिव हो गया, और CH3 निगेटिव हो गया सब में। और CH3 CH2 निगेटिव, कोई भी निगेटिव यहाँ। C2H5 O निगेटिव। ठीक है, और भी आ जाएगा F निगेटिव, Cl निगेटिव, Br निगेटिव। ठीक है, सब मतलब निगेटिव वाले सब क्या हो जाएंगे इसी में। CH3 C डबल बॉन्ड O निगेटिव, और भी SH निगेटिव, बहुत सारे आ जाएंगे ना 80 से। ठीक, अब देखा जाए दूसरा न्यूट्रल वाले में। न्यूट्रल वाले में क्यों होगा भाई? न्यूट्रल वाले में इसलिए होगा अगर किसी के ऊपर आल लोन पेयर कंटेनिंग ऑल लोन पेयर
ठीक है, कंटेनिंग, सभी लोन पेयर कंटेनिंग, मतलब एटलीस्ट क्या होना चाहिए, पेयर इलेक्ट्रॉन होना ही चाहिए, वन, एटलीस्ट वन पेयर इलेक्ट्रॉन, वन पेयर इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए हम लोग NH3 है, एक लोन पेयर है, ठीक है, ऐसे NH2R हो गया, प्राइमरी एमीन, एक लोन पेयर है, ठीक है, एन लोन पेयर आर आर हो गया सेकेंडरी एमीन, ठीक है, ये हो गया टर्सरी एमीन, नहीं, इसीलिए वो क्वाटनरी अमोनियम सॉल्ट बना लेता है लोन पेयर की वजह से, एसिड बेस। ROH लोन पेयर है दो दो, H2O लोन पेयर है दो दो, ठीक है, तो बहुत सारे, ROR ईथर लोन पेयर है, RSR इस पे भी लोन पेयर है दो दो, तो ये सब मतलब कि कह सकते हैं कहीं पे भी, ठीक, OH ETC कर देते हैं, ठीक। उसके बाद यहाँ पे जैसे डबल बॉन्ड, यहाँ पे नॉन पोलर डबल बॉन्ड, वहाँ पोलर डबल बॉन्ड, यहाँ पे नॉन पोलर डबल बॉन्ड होना चाहिए, नॉन पोलर बाई पाई बॉन्ड कह सकते हैं, पाई बॉन्ड, पोलर पाई बॉन्ड था, नॉन पोलर पाई बॉन्ड। नॉन पोलर पाई बॉन्ड मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, जैसे एल्कीन एल्काइन होता है, एग्जाम्पल क्या हो गया, CH2 डबल बॉन्ड CH2, ठीक है, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, ये सब, तो ये इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल की तरह वर्क करेगा। यहाँ पे लास्ट में एक एम्बीडेंटेट पढ़ते हैं हम लोग, एम्बीडेंटेट, ठीक है, एम्बीडेंट न्यूक्लियोफाइल, ये सब याद रहना चाहिए, ठीक। एम्बीडेंट न्यूक्लियोफाइल कॉम्प्लेक्स में भी पढ़े थे। एम्बीडेंट मीन्स मतलब कि बोथ डायरेक्शन, मतलब एक डायरेक्शन में क्या होगा, निगेटिव, एक डायरेक्शन में लोन पेयर की वजह से, तो मतलब सच न्यूक्लियोफाइल फाइल हैव टू न्यूक्लियोफाइल सेंटर, फिलिक सेंटर, two nucleophilic center, one of which negatively charged, negatively charged, एक नेगेटिवली चार्ज की वजह से, एंड वन क्या होगा, इज न्यूट्रल चार्ज, मतलब न्यूट्रल होगा, यानी कि लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन की वजह से, ठीक है। तो यहाँ पे देखा जाए तो एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, CN ट्रिपल बॉन्ड इधर निगेटिव की वजह से और इधर लोन पेयर इलेक्ट्रॉन की वजह से। ऐसे देखा जाए तो और भी, यानी कि ON डबल बॉन्ड, ठीक है, ए और इधर निगेटिव की वजह से, तो ये मतलब कि आपको क्या हो जाएगा, एम्बीडेंटेड। ऐसे देखा जाए एम्फीफिलिक भी होता है, एम्फीफिलिक बता सकते हैं, एम, अभी एम्बीडेंटेड अकायद और एग्जाम्पल लिख सकते हैं, ये हो गया, ये हो गया, और भी लिख सकते हैं, सही है, ठीक है, एम्फीफिलिक, एम्फीफिलिक, एम्फीफिलिक बता सकते हैं, मतलब कि ऐसा, मतलब दोज कंपाउंड एक्ट एज बोथ, मतलब इलेक्ट्रोफाइल एज वेल एज न्यूक्लियोफाइल, तो इसे एम्फीफिलिक बोलते हैं। जैसे एग्जाम्पल आप जान ही रहे हैं, C2H5OH एल्कोहल, ठीक है, बहुत सारे पार्ट आ जाए, CH3OH, मतलब ROH कह सकते हैं इसके हम लोग।
ये तो हम लोग पास हो गया क्या, अटैकिंग रिएजेंट के बारे में। ठीक है, हेलो। हाँ सर। ये अटैकिंग रिएजेंट के बारे में, ठीक है। अब इसके बाद देखा जाए तो हम लोग पढ़ना है क्या, सॉल्वेंट के बारे में थोड़ा पढ़ेंगे। उसके पहले थोड़ा सा रिएक्शन इंटरमीडिएरी के बारे में पढ़ लेते हैं, ठीक है। ये पार्ट ठीक। कंप्लीट हो जाएगा। तो रिएक्शन इंटरमीडिएरी जो मतलब कि हमने सबस्ट्रेट पढ़ लिया, अटैकिंग रिएजेंट पढ़ लिया, ठीक है। अब सॉल्वेंट पढ़ लेते हैं, चलिए। उसके बाद इंटरमीडिएरी कंपाउंड, फिर हम लोग प्रोडक्ट प्लस बाई प्रोडक्ट बनता है, यही बनता है ना। तो अगर देखा जाए तो सॉल्वेंट चलिए पढ़ ही लेते हैं। सॉल्वेंट या मतलब कि आपको सॉल्वेंट बता देते हैं। सॉल्वेंट तो बताया है नहीं कभी, आप तो नहीं पढ़े हैं अभी नहीं नहीं। सॉल्वेंट। तो सॉल्वेंट देखा जाए तो ये आप डाइपोल मोमेंट के बेस पे डिपेंड करेगा। सॉल्वेंट का डिफिनेशन क्या होता है, यानी कि इट इज ए लिक्विड विच प्रोवाइड मीडियम टू द रिएक्शन। नहीं, यहाँ पे अच्छा ठीक। मतलब कि लिक्विड विच प्रोवाइड मीडियम मीडियम टू द रिएक्शन, यानी कि रिएक्शन को करने के लिए। तो अगर देखा जाए तो सॉल्वेंट क्या होता है, डिजॉल्वेबल सब पार्ट होता है। तो आप पढ़ते हैं लाइक डिजॉल्व, नहीं, लाइक डिजॉल्व इन लाइक, नहीं, ऐसे पढ़ते हैं। यानी कि मीन्स, मीनिंग क्या हो जाएगा, मीन्स मतलब कि पोलर सॉल्वेंट डिजॉल्व इन पोलर, और कह सकते हैं नॉन पोलर सॉल्वेंट डिजॉल्व इन नॉन पोलर सॉल्वेंट। जैसे आप देखते हैं आयल तो डिजॉल्व नहीं होता है, लेकिन आयल को अगर डिजॉल्व करना है, ठीक है, तो आप कोई भी मतलब नॉन पोलर सॉल्वेंट को उसमें डाल दीजिए, डिजॉल्व हो जाएगा कि नहीं। हाँ जैसे मान लीजिए डीजल वगैरह में आप डिजॉल्व इजिली कर सकते हैं। तो ये सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट हमें पढ़ना पड़ेगा। तो सॉल्वेंट बेसिकली देखा जाए किस पे डिवाइड होता है, बता सकते हैं। सॉल्वेंट का डिवीजन किसके बेस पे, ऑन द बेसिस ऑफ डाइपोल मोमेंट, जो आप केमिकल बॉन्डिंग में डाइपोल मोमेंट आपने पढ़ा था, ठीक है। तो डाइपोल मोमेंट निकालने तो आता ही होगा हाँ सर। कि नहीं आता। आता है। हम्म, डाइपोल मोमेंट निकाल लेते हैं ना, चलिए अभी पूछते हैं, ठीक। तो इसको डिवाइड करते हैं हम लोग, यानी कि सॉल्वेंट बेसिकली डिवाइड है यहाँ पे, जो हमारे काम का है। तो एक सॉल्वेंट पूरा डिवीजन किसके बेस पे है, ऑन द बेसिस ऑफ डाइपोल मोमेंट, ऑन द बेसिस ऑफ डाइपोल मोमेंट के बेस पे, ठीक। अब डाइपोल मोमेंट के बेस पे तो एक में डाइपोल मोमेंट होगा और दूसरे में नहीं होगा। यानी कि अगर डाइपोल मोमेंट डीएम, जिसे हम लोग डिवाइस है, यूनिट डिवाइस होता है डाइपोल मोमेंट का, ठीक है। डाइपोल मोमेंट आप पढ़े थे केमिकल बॉन्डिंग में। तो डाइपोल मोमेंट नॉट इक्वल टू जीरो, यानी कि डाइपोल मोमेंट होगा मतलब प्रेजेंट रहेगा, मॉलिक्यूल में प्रेजेंट रहेगा। और डाइपोल मोमेंट को हम लोग म्यू से डिनोट करते हैं, तो म्यू नॉट इक्वल टू जीरो, ठीक है। तो इस सॉल्वेंट को क्या बोला जाता है, पोलर सॉल्वेंट बोला जाता है। क्या बोलेंगे, पोलर पोलर सॉल्वेंट। सॉल्वेंट बोलते हैं। अभी हमने ऊपर लिखा था ना पोलर और पोलर, ठीक है, और नॉन पोलर मतलब अभी नहीं पढ़े। तो डाइपोल मोमेंट अगर क्या होगा, अब्सेंट होगा,
एब्सेंट रहेगा डाइपोल मोमेंट। ठीक है, यानी कि कह सकते हैं म्यू इक्वल टू क्या, 0 के। तो इस सॉल्वेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, नॉन पोलर सॉल्वेंट, नॉन पोलर सॉल्वेंट। तो सॉल्वेंट टू टाइप से डिवाइड हो गया। नॉन पोलर सॉल्वेंट बहुत सारे होंगे, और जैसे CCl4 हो गया, CH4 हो गया, बेंजीन हो गया, ये सब नॉन पोलर सॉल्वेंट है। कार्बन डाइसल्फाइड बहुत यूज करेंगे। ठीक है, और ये कोई एल्केन वगैरह हो गया, साइक्लोहेक्सेन हो गया, साइक्लोप्रोपेन हो गया, सब क्या, यानी कि ये सब नॉन पोलर सॉल्वेंट है। ऐसा नहीं कि और भी सिमेट्री पर भी डिपेंड करेगा, ऐसा भी सॉल्वेंट क्या होगा, नॉन पोलर हो जाएगा। Cl तो सिमेट्री में कट जाता, निकालने आना चाहिए। डाइपोल मोमेंट मैंने बताया था म्यू निकालने के लिए, अभी फिर बता दे रहे हैं थोड़ा सा। तो ये सब नॉन पोलर सॉल्वेंट, बहुत बड़ी लिस्ट हो जाएगी। दूसरा, पोलर सॉल्वेंट में बहुत सारे हो जाएंगे, जैसे मान लीजिए H2O हो गया, ठीक है, C2H5OH हो गया, और भी यहाँ पे CH3, COCH3 हो गया, बहुत सारे आ जाएंगे, CH3OH हो गया, ATC। अब लेकिन पोलर सॉल्वेंट फर्दर फिर डिवाइड हो जाता है ये टू पार्ट से। वैसे और कहीं कहीं डिवाइड लोग करते हैं, लेकिन आप मतलब इतना ही पढ़िएगा, सारा क्वेश्चन लगे जाएगा। ठीक है, तो ए ऑन द बेसिस ऑफ एच आयन, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ प्रोटॉन, प्रोटॉन, यानी कि अब दो पार्ट में एक प्रोटॉन प्रेजेंट होगा और दूसरा क्या होगा, प्रोटॉन अब्सेंट होगा। दो पार्ट में हो गया ना। तो प्रोटॉन प्रेजेंट होगा जिसमें, यानी कि दोज सॉल्वेंट हैव एच आयन, दोज, कौन सा सॉल्वेंट, पोलर सॉल्वेंट, पोलर सॉल्वेंट हैव एच आयन, यानी कि एच आयन जिसके पास होगा वो क्या होगा, पोलर, कौन सा सॉल्वेंट, इस सॉल्वेंट को क्या बोलेंगे, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। पोलर नाम से है पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, जिसके पास मतलब प्रोटॉन होगा सॉल्वेंट। और इसको हम लोग शार्ट में ही लिखते हैं, एरो पे आपके रिएक्शन में शार्ट में ही रहता है, इसको हम लोग PPS बोलते हैं, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, सब रिएक्शन में लिखेंगे। और इसका एग्जाम्पल जितना भी एच आयन, जैसे H2O एच आयन दे सकता है, ठीक है, ROH है एच आयन दे सकता है, C2H5 वही ROH ही हो गया, ये दे सकता है। फिनॉल हो गया, ये भी दे सकता है, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है। जो दे, एसिड हो गया, CH3COH हो गया, या HCOH, ये सब क्या होंगे, देंगे। तो ये सब क्या, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट हो गए। H3PO4 भी दे देगा, H2SO4 भी दे देगा, बहुत बड़ी लिस्ट हो जाएगी, आप जान ही रहे हैं। ठीक है, कॉन्सेप्ट बस जानिए। ये सब पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है। ठीक है, और पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट की बात का खास बात क्या है इसका, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, polar protic solvent can dissolve both cation as well anion parts of solvent. Polar protic solvent can dissolve, ये याद रहेगा, आगे बहुत मजा आएगा। सॉल्वेंट डिजॉल्व कैटायन एज वेल एज एनायन, एनायन कैटायन भी डिजॉल्व होगा और एनायन पार्ट दोनों डिजॉल्व होगा ऑफ सॉल्वेंट। ठीक, दूसरा हम लोग के पास बचा क्या, कि दूसरा जिसके पास क्या हो, दोज पोलर सॉल्वेंट क्या हो, absent हो, क्या, एब्सेंट। डोंट हैव ये चैन, ये चैन न हो, तो उसे क्या कहेंगे,
अब एच बॉन्डिंग भी नहीं पॉसिबल होगा यहाँ पे, तो इसे हम लोग पोलर एप्रोटिक बोलेंगे। क्या बोलेंगे? पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट। ठीक है, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट बोलेंगे। और इसका एग्जाम्पल देखा जाए तो बहुत सारे इसके एग्जाम्पल याद रखिएगा स्ट्रक्चर के साथ। तो एक DMSO भी होता है, DMSO। तो बता सकते हैं स्ट्रक्चर DMSO, बहुत लिखा जाता है आपको एरो पे। DMSO, बताइए DMSO क्या होता है? DMS हम्म, का मतलब बताइए। DMSO का भाई स्ट्रक्चर आपको पता होना चाहिए। चलिए हम बता दे रहे हैं। इसमें डाई मिथाइल, जैसे मतलब कि अब एक DMSO ने लिख के अगर कीटोन लिख देते तो समझ में आ जाता। इसमें क्या होगा? CH3, ठीक है, और यस यहाँ पे हो जाएगा, यस और O और CH3। डाई डाई मिथाइल क्या हो जाएगा? हाँ, क्या नाम हो जाएगा इसका? डाई मिथाइल सल्फॉक्साइड। क्या हो जाएगा? डाई मिथाइल सल्फॉक्साइड। सल्फॉक्स। नाम भी अच्छा। याद रखिएगा, डाई मिथाइल। ये सबसे ज्यादा लिखा रहता है, डाई मिथाइल है ना ये, हाँ हाँ। ठीक है। सल्फॉक्साइड। और इसको शार्ट में आपको रिएक्शन करेंगे ये जरूर मिला होगा, कोई भी लिखता है, ठीक है, डाई मिथाइल सल्फोनाइड, सल्फॉक्साइड। और दूसरा देखा जाए DMA, बहुत फेमस है DMA। ठीक है, इसका क्या हो जाएगा? HCO और CH3 तो इसका डाई मिथाइल एमाइड हो जाएगा। हम्म, हैं, अमीन, डाई मिथाइल अमीन। अमाइन। अच्छा। हाँ, एस्टामाइड होगा DMA के ना। डाई मिथाइल क्या कॉमन हाँ। नेम हो जाएगा? DMA के। एक तो DMF होता है, एक DMA होता है। DMA, तो DMA का मतलब स्ट्रक्चर, मतलब अगर देखा जाए तो इसको क्या बोलते हैं? नेम बता सकते हैं? नेम इसका हाँ, अरे भाई नेम तो अब तो पता हो जाए। डाइम। डाई, देखिए डाई मिथाइल तो ही है, ठीक है। एसिटामाइन। एक तो मतलब कि यहाँ पे फार्माइल बॉडी हमें, ये ये तो मतलब कि DMF का मैंने लिख दिया स्ट्रक्चर, DMF होता है। तो इसका डाई, ठीक है, मिथाइल, डाई मिथाइल है ना। हाँ। हम्म फॉर डाई मिथाइल फॉर्मेमाइन, माइड, माइड, हाँ, MA नहीं रखेगा, डाई मिथाइल फॉर्माइड, MDMA पहले लग जाएगा। मतलब फार्मलिन से बना है ना, मतलब फार्मल एल्डिहाइड से, तो फार्म एमाइड लिख दीजिए, एमाइड लिखना है, ठीक है। ठीक है। और दूसरा DMA, तो इसका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा? N तो रहेगा ही, CH3, ठीक। और इसमें देखा जाए तो C डबल बॉन्ड और इधर CH3, तो इसका नाम हो जाएगा DMA होता है। तो हम नंबर के अकॉर्डिंग लिख दे, एक तो DMSO हो गया, DMA हो गया, ठीक है, और तीसरा क्या हो गया? DMA हो गया, ठीक है। तो नाम देखिए थोड़ा सा कंफ्यूजिंग इसलिए रहता है, और इसको DMA भी लिखते हैं, और कोई कोई ज्यादा अच्छा है ये वाला DMA, ये भी हम प्रिफर करेंगे AC, तब इसमें नाम सही आता है। नहीं नहीं तो वहां से एमाइड से
वही लिख देते हैं। तो क्या हो जाएगा, डाई मिथाइल, ठीक है, एसिटामाइड, टामाइड। टामाइड, एसिटामाइड, ठीक है। मतलब एसिटल एल्डिहाइड है ना एक तरह से, एसिटामाइड एसिटल पार्ट है। तो ये हो गया। चौथा देख सकते हैं एसीटोन हो, एसीटोन भी, यानी कि CH3 COCH3, ठीक। तो ये सब एक तरह से कौन सा सॉल्वेंट है, पोलर ए प्रोटिक लिख दिया ना। हाँ, PaS लिखेंगे, ठीक, PaS। अब इसके बाद देखा जाए इसमें क्या है, इसमें PaS डिजॉल्व ओनली कैटायन पार्ट, PaS डिजॉल्व ओनली कौन सा, कैटायन ही पार्ट हो, कैटानिक पार्ट, एनायनिक पार्ट नहीं डिजॉल्व होगा, पार्ट ऑफ रिएजेंट, रिएजेंट के केवल कैटानिक पार्ट डिजॉल्व होगा। सॉल्युबिलिटी प्रिंसिपल तो ये सॉल्वेंट हो गया, ठीक है। अब इसके बाद देखा जाए तो हम लोगों को क्या करना है, इंटरमीडिएट थोड़ा, फिर इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट पढ़ते हैं, ठीक है, समझ रहे हैं ना। तो इसके बाद अगर थोड़ा सा देखा जाए तो हमें क्या कर लेना है, इंटरमीडिएट कंपाउंड नहीं, इंटरमीडिएट रिएक्शन, रिएक्शन इंटरमीडिएट जो था, रिएक्शन इंटरमीडिएट मतलब कि ये हमने सबस्ट्रेट कर लिया, अटैकिंग रिएजेंट कर लिया, ठीक है। इसके ऊपर जो सॉल्वेंट लगता है ये कर लिया, सॉल्वेंट निकालना। आप भाई केमिकल बॉन्डिंग में डायपोल मोमेंट पढ़ लीजिएगा, ठीक है। समझ रहे हैं, इंटरमीडिएट कंपाउंड, ठीक। तो ये हो गया। उसके बाद प्रोडक्ट प्लस बाई प्रोडक्ट बनेगा, ठीक। तो अब देखा जाए तो हमें क्या करना है, रिएक्शन इंटरमीडिएट थोड़ा थोड़ा इसमें इंट्रोडक्शन, बस ज्यादा नहीं करेंगे, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करेंगे क्योंकि ज्यादा अब नहीं आता है, ठीक है। तो सबसे मेन इंटरमीडिएट कौन है, बता सकते हैं इंटरमीडिएट कंपाउंड में सबसे मेन, हम्म बता सकते हैं इंटरमीडिएट में कंपाउंड में सबसे मेन, इंटरमीडिएट में, हम्म भाई आप थोड़ा पढ़ा करिए भाई। हम्म इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल अभी तो बनाए थे ना, तो वहां पे मैंने लिखा था ना इंटरमीडिएट, और इंटरमीडिएट कंपाउंड की स्टेबिलिटी ये सब कुछ रहता है। अगर इंटरमीडिएट कंपाउंड की स्टेबिलिटी आप पहचान लिए तो समझ लीजिए सब कुछ है, ठीक है। तो रिएक्शन इंटरमीडिएट तो अभी ऊपर मैंने लिखा ये था, ठीक है, रिएक्शन इंटरमीडिएट। तो रिएक्शन इंटरमीडिएट कर लेता है, इंटरमीडिएट। और अगर देखा जाए रिएक्टिविटी किस पे डिपेंड करता है, स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट कंपाउंड, जितना ज्यादा स्टेबल होगा उतना ही सबस्ट्रेट क्या होगा, मतलब जिस सबस्ट्रेट का इंटरमीडिएट सबसे स्टेबल होगा वो सबस्ट्रेट क्या होगा, मोर रिएक्टिव होगा। अगर देखा जाए तो पूरे ऑर्गेनिक कंपाउंड में ज्यादातर हम लोगों के मतलब उसमें कि इतने इंटरमीडिएट आप पढ़ते हैं। एक तो फ्री रेडिकल हमने पहले बनाया था, हैं, फ्री रेडिकल भी कर लेते हैं, ऊपर हमने उसके करेक्टरिस्टिक पढ़ लिया तो इसको हम दोबारा नहीं लिखने वाला है, ठीक है। दूसरा कार्बोकैटायन, कार्बोकैटायन, ठीक। तीसरा देखा जाए तो कार्बो एनायन, कार्बो एनायन। यहाँ पे कभी कभी पूछा जाता है इनका हाइब्रिडाइजेशन वगैरह, तो मैंने तो पहले दिखा सिखा दिया है। यहाँ पे कार्बीन हो गया, ठीक है, और यहाँ पे नाइट्रीन हो गया, बेंजाइन भी हो गया, नाइट्रीन हो गया। तो अगर देखा जाए इंटरमीडिएट में तो हम लोग तो बाकी कार्बोकैटायन, कार्बो अगर देखा जाए तो नंबर के अकॉर्डिंग तो फ्री रेडिकल का समझ लिए थे ऊपर, sp2 हाइड्रोजेस, ऐसे कार्बोकैटायन का भी sp2 है,
तो इसमें हमें थोड़ा सा कार्बन पढ़ा देते हैं, नाइट्रोजन पढ़ा देते हैं, कि उसका मतलब स्पेसिफिक पार्ट से ही क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो अगर देखा जाए तो कार्बिन, कार्बिन कभी कभी पूछा जाता है, जैसे हेलोफोम रिएक्शन में वगैरह में, और कई जगह पे पूछा जाता है। तो कार्बन क्या है, एक न्यूट्रल कार्बन विच, मतलब कि क्या बेसिकली होता है, कैसे प्रोड्यूस किया जाता है, ये सारा हम पढ़ते हैं। तो ये कार्बन क्या है बता सकते हैं, न्यूट्रल कंपाउंड है। और क्या रहता है, तो कार्बन एक न्यूट्रल कंपाउंड है, और न्यूट्रल, न्यूट्रल स्पीसी या न्यूट्रल कार्बन स्पीसी, स्पीसी इन विच क्या रहेगा बता सकते हैं, इन विच कार्बन एटम बॉन्डेड टू मोनोवेलेंट एटम, विच द कार्बन एटम bounded टू मोनोवेलेंट, मोनोवेलेंट जिसके बैलेंस ही एक हो एटम, आर ग्रुप, ग्रुप ऑफ एटम कह सकते हैं, आर कैरीज टू नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन, बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन। तो इसे मतलब बेसिकली कार्बिन में, तो ये मतलब बिहेवियर में पूछा जाता है, ठीक। तो दो पार्ट होता है, मतलब कि कार्बिन कह सकते हैं, कह सकते हैं इसमें मतलब कि दो, टू बॉन्ड पेयर होगा एंड टू अनपेयर, अनपेयर इलेक्ट्रॉन इसमें होते हैं, उसे कार्बिन कहते हैं। जैसे मान लीजिए सी दो बॉन्डेड हो गए तो दो अनपेयर इलेक्ट्रॉन हो गए, अनपेयर है, पेयर में नहीं रहे, अलग अलग, मतलब कि टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 6 दो। इलेक्ट्रॉन हो गए। अच्छा। तो ये इलेक्ट्रॉन डिफिसिट है ना, 6 इलेक्ट्रॉन। sp2। तो इलेक्ट्रॉन डिफिसिट है, तो यानी कि इलेक्ट्रोफाइल के जैसा होगा, इलेक्ट्रोफाइल बिहेव कर सकता है। तो यहाँ पे CH2A, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, मिथाइल कार्बिन बोल सकते हैं नेम। और ऐसा भी हो सकता है CCl2 हो सकता है, मोनोवैलेंट Cl2 भी है, तो इसे हम लोग डाई क्लोरो कार्बिन भी बोल सकते हैं। डाई क्लोरो कार्बिन के बारे में भी थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। इसमें देखा जाए तो जो भी चीज हमें पढ़ना है बेसिकली, तो कैसे ये प्रोड्यूस होता है, मतलब प्रिपेयर कैसे कर सकते हैं, प्रोड्यूस बाय, कहाँ से कार्बन निकलता है। तो बेसिकली देखा जाए तो दो जगह से निकलता है, एक तो हमारे पास डिकम्पोजिशन ऑफ डाइजोमीथेन, तो दो पार्ट है, एक डिकम्पोजिशन मतलब हीट से डिकम या अल्ट्रावायलेट लाइट से कोई से डिकम्पोज करना है, कंपो पूरे ऑर्गेनिक में यहीं से निकलता है, डिकम्पोजिशन ऑफ डाइजो, डाई एजो, एजो मतलब डबल बॉन्ड, एन एन डबल बॉन्ड रहता है, इसको एजो बोलते हैं, मीथेन, डाइजोमीथेन। तो डाइजोमीथेन का स्ट्रक्चर अगर देखा जाए थोड़ा बहुत आना चाहिए, CH3, CH3 न लिखिए, CH2 लिख दीजिए, CH2 डबल बॉन्ड N प्लस और N माइनस, यहाँ पे भी डबल। तो अगर हम लोग इसको हीट करते हैं या मतलब कि एडवर्स कंडीशन रखते हैं इस पे, तो क्या होगा, एच न्यू लाइट के प्रेजेंस में क्या हो जाएगा, डिकम्पोज हो जाएगा, यानी कि क्या बन गया, CH2A बन गया, प्लस N2 क्या होगा, गैस निकल जाएगा। तो यहाँ पे देखा जाए तो अगर प्रोडक्शन के ऊपर जो ए पोर्शन बना, ये तो कार्बिन है, क्या है, कार्बिन है।
लेकिन इस कार्बन को क्या कहेंगे, सिंगलेट कार्बन बोलेंगे। अभी बता रहे हैं सिंगलेट क्या होगा, सिंगलेट कार्बन। ठीक है, सिंगलेट होता है। और अगर हम अच्छा। लोग इस पे मेटल रख देते हैं, हीट रख देते हैं, ठीक है, मतलब कि मेटल से डिकम्पोज करते हैं, तो CH2 फिर देखिए वही बन रहा है, ये कार्बन। ठीक, ये भी कार्बन है। हम्म, और इसमें साथ में क्या बन जाएगा, N2। ये भी गैस निकल जा रहा है, N2 गैस निकल रहा है। तो इस कार्बन के भी कार्बन ही है, लेकिन इस कार्बन का नाम क्या है, ट्रिपलेट कार्बन, ट्रिपलेट। तो सिंगलेट ट्रिपलेट ही हम पढ़ाने के लिए इसको बताए हैं, नहीं इतना ही बताते हैं। ठीक। इसमें हाइब्रिडाइजेशन अलग अलग होता है। तो एक तो हम लोग यहाँ प्रोडक्शन पढ़ रहे हैं, प्रोड्यूस बाई, तो एक डिकम्पोजिशन डाइजो मीथेन। दूसरा कह सकते हैं डिकम्पोजिशन ऑफ कीटीन। कीटीन का स्ट्रक्चर जानते हैं, ईथेन। डिकम्पोजिशन ऑफ कीटीन, डिकम्पोजिशन ऑफ कीटीन। तो कीटीन देखिए CH3, इसको भी ना CH2 डबल बॉन्ड C, ये लगाते हैं, ये कीटीन होता है। ये ईथेन। अब इसमें भी डिकम्पोजिशन होगा, एक HNO से कर रहे हैं, और हीट और कार्बन मोनोऑक्साइड, कभी कभी कार्बन मोनोऑक्साइड दे देते हैं, या मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड, कोबाल्ट दे देते हैं, मेटल। ठीक है, तो इसमें भी अब मेटल से रहेगा, ट्रिपलेट प्रोड्यूस होगा, और इसलिए डुप्लेट प्रोड्यूस होता है। ठीक है, ये कार्बन हो गया प्लस CO मिल रहा है, और यहाँ पे भी CH2 मिल रहा है, लेकिन CO मिल रहा है, लेकिन ये क्या होगा, डुप्लेट होगा, अरे सिंगलेट होगा, डुप्लेट नहीं होता, ये ट्रिपलेट होगा। अब आता है सिंगलेट ट्रिपलेट। ट्रिपलेट क्या है, इसमें बहुत सारा कॉन्सेप्ट रहता है, लेकिन मतलब ट्रिपलेट्स और इसका क्या मीनिंग है ये बता रहे हैं, कार्बीन का बस। यानी कि कार्बीन बेसिकली देखा जाए तो ये दो टाइप का होता है कार्बन, एक सिंगलेट कार्बन होता है, एक डुप्लेट कार्बन होता है। कैसे प्रोड्यूस होता है सिंगलेट डुप्लेट, ये हमने बता दिया। ठीक, हम्म, लेट कार्बन, और दूसरा ट्रिपलेट कार्बन। अगर देखा जाए सिंगलेट कार्बन मतलब एक ही सेल में दोनों इलेक्ट्रॉन हो, दोनों इलेक्ट्रॉन प्लस माइनस में क्या हो, एक ही सेल में हो, जैसे ऐसे प्लस हाफ माइनस आर्म, तो क्या कहलाएगा, सिंगलेट होगा। मतलब C ऐसे एक ही में ऐसे बना सकते हैं, एक ही में ऐसे, जैसे हमने C दिखाया ना वैसे, तो ये सेम, तो सिंगलेट कहलाएगा। और ट्रिपलेट मतलब कि सिंगल सिंगल हो, ये सिंगल अलग सिंगल अलग। ठीक है, मतलब कि इधर प्लस में, और ये सिखा दे रहे हैं, मतलब कि इधर एक, समझ गए ना, ये हम्म, ट्रिपलेट हो जाएगा। मतलब कि यहाँ पे क्या है, 0 अनपेयर इलेक्ट्रॉन है, इसमें क्या आ जाएगा, 0, क्योंकि पेयर इलेक्ट्रॉन हो गया, अनपेयर इलेक्ट्रॉन। 0 अनपेयर इलेक्ट्रॉन है तो भैया क्या हो गया, डायामैग्नेटिक हो गया कि नहीं, हम्म, हाँ सर। डायामैग्नेटिक, मैं करो नहीं करो। मतलब कि मैग्नेटिक फील्ड में क्या होगा, नो डिफ्लेक्शन होगा। हाँ। ठीक है, और इसमें देखिए 2 अनपेयर इलेक्ट्रॉन है, नहीं, दो ऊपर नीचे, 2 अनपेयर इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन, 2 अनपेयर इलेक्ट्रॉन हो गए, तो मैग्नेटिक मोमेंट भी निकाल सकते हैं, और बेसिकली है क्या, पैरामैग्नेटिक। तो मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो डिफ्लेक्शन होगा, जैसे फ्री रेडिकल का भी होगा, इसका भी होगा, नहीं। हाँ। और अगर देखा जाए तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, बहुत पूछा जाता है, sp2 होगा, और इसमें sp होगा, क्योंकि हम लोग पेयर वाले को लोन पेयर इलेक्ट्रॉन तो गिन कर लेंगे, नहीं। यानी कि हाइब्रिडाइजेशन निकालने का फार्मूला लोन पेयर इलेक्ट्रॉन प्लस हमने क्या बताया था, सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर लिख देते हैं यार, उल्टा क्यों लिख,
लोन पेयर। तो इसमें क्या है बताइए, दो तो सिग्मा बॉन्ड है प्लस एक लोन पेयर, दो तो दो एक 3 हो गया। अब 3 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, sp3 हो जाएगा नहीं। sp3। ठीक है, इसलिए sp3 होता, अरे सॉरी sp2 हो गया इसमें, sp sp2। अब sp2 होगा तो शेप क्या है, क्योंकि लोन पेयर रिपल्सन भी होगा तो बेंट शेप मिलेगा, क्या मिलेगा, बेंट bent शेप। तो इसका स्ट्रक्चर जो मान लीजिए एच कार्बन का लेते हैं, ठीक है, तो ऐसे बना सकते हैं बेंट शेप, जैसे लुकिंग लाइक आपका ऑक्सीजन, मतलब वो रहता है ना, लुक लाइक वाटर। वाटर में भी बेंट शेप होता है, ये भी बेंट शेप, और 104.5 डिग्री होता है लोन पेयर। 105 नहीं होगा, एक ही लोन पेयर है, 107 हो जाएगा। ठीक है। हम्म, ठीक है। तो ठीक है ठीक। हाँ, एक लोन पेयर बढ़ाते हैं तो मतलब 10, मतलब 2 -2.5 कम करते हैं ना। तो इसमें देखा जाए तो यही sp आएगा। क्यों आएगा sp, क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन इक्वल टू सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर क्या है, 0 है। 2 सिग्मा बॉन्ड है प्लस लोन पेयर 0, 2 हो गया तो sp हो गया। sp होगा तो लीनियर स्ट्रक्चर होगा, लीनियर स्ट्रक्चर। अच्छा। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा और भी स्टडी कर लेते हैं इसमें, कि इसमें बोथ इलेक्ट्रॉन इन शेयर आर सेम ऑर्बिट, बोथ इलेक्ट्रॉन इन सेम ऑर्बिट बीटल, मोर रिपल्सन होगा नहीं, लेस स्टेबल। अब इसमें पूछा जाए सिगलेट ज्यादा स्टेबल है ट्रिपलेट स्टेबल है, तो आप बता सकते हैं यहाँ पे क्या होगा, तो रीजन भी बता सकते हैं, बोथ इलेक्ट्रॉन इन डिफरेंट ऑर्बिट, ऑर्बिटर लेस रिपल्सन होगा, सन मोर क्या हो जाएगा, स्टेबल, इन कंपेयर टू मतलब सिगलेट वाले से। हाँ, ग्राउंड स्टेट किसमें रहेगा, ग्राउंड स्टेट। और ये क्या रहेगा, एक्साइटेड स्टेट, एक्साइटेड स्टेट, और रिएक्टिव रहेगा। यहाँ पे देखा जाए तो एक और है बहुत इंपॉर्टेंट इसमें, तो फॉर्मेशन ऑफ कार्बिन, लेकिन डाइक्लोरोकार्बिन इस तरह से, मतलब हेलोजन कार्बिन। तीसरा, दो हम लोग प्रोडक्शन पढ़े थे ना, फॉर्मेशन, एक और पढ़ लेते हैं जो आपके बुक में है चैप्टर में आप, हेलोजन कार्बिन, ये नीचे क्यों पढ़ा रहे हैं अभी बता रहे हैं, ठीक है। क्योंकि इसमें जितना हेलोजन कार्बिन होता है सारे सिगलेट ही होंगे, यानी कि मोर रिएक्टिव ही होंगे, ठीक है, इसलिए नीचे हम पढ़ा रहे हैं, क्योंकि सिगलेट डिप्लेट पढ़ा के। तो व्हेन क्लोरोफॉर्म रिएक्ट विथ KOH, बेसिकली अल्कोहलिक KOH डिहाइड्रोहाइड्रोजनेशन होता है, नहीं KOH। तो जैसे C हो गया, H, ACl, Cl, Cl, तो यहाँ पे अल्फा अल्फा कह सकते हैं एलिमिनेशन होता है, या मतलब कि 1-1 एलिमिनेशन भी बोल सकते हैं, आगे पढ़ाएंगे। और यह कह सकते हैं इसी को अल्फा एलिमिनेशन शॉर्ट में, क्योंकि एक बीटा एलिमिनेशन आपने सुना होगा, ये अल्फा एलिमिनेशन होगा। एलिमिनेशन है तो यहाँ पे एरो पे हमने KOH रख दिया, ठीक है। तो ये बेसिकली डिहाइड्रो हेलोजिनेशन करता है।
तो मतलब कि क्लोरीन ले लिया है, X भी ले सकते हैं, तो -HCl निकल जाएगा। देखिए ये बॉन्ड ब्रेक हो गया, ये ब्रेक हो गया, तो बना क्या, C, ये डबल बॉन्ड मतलब लोन पेयर, और इधर Cl। ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह वर्क करेगा। कार्बिन हमेशा इलेक्ट्रोफाइल की तरह वर्क करता है, ठीक है, कार्बिन ठीक वर्क है। एज इलेक्ट्रोफाइल। ठीक, तो ये हो गया यहाँ पे। इसलिए हम पढ़ा रहे हैं, स्टेबिलिटी आर्डर पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है इसका। स्टेबिलिटी आर्डर मतलब कि इसमें कई हैलोजन के हो जाएंगे, फ्लोरीन के हो गए, क्लोरीन के हो गए, तो उसमें स्टेबिलिटी आर्डर क्या होता है और क्यों होता है ऐसा। तो सबसे ज्यादा तो CF3 का होना चाहिए। ये हाँ होगा क्यों, बताए थे सर। क्योंकि ड्यू टू ये Cl, उसके बाद CbR2, सबसे कम Si2। अब ये क्यों हो गया, उल्टा क्यों आ रहा है, क्योंकि ये स्टेबिलिटी है ड्यू टू बैक बॉन्डिंग। जैसे हम लोग बोरान का होता है, हाइड्रोजन बोरान, वहां पे बैक बॉन्डिंग बनता है, तो ये स्टेबिलिटी का ऑर्डर ड्यू टू बैक बॉन्डिंग। बैक बॉन्डिंग जब स्मॉलर मॉलिक्यूल होगा तो लोन पेयर उल्टा आ रहा है, ठीक है, बैक बॉन्डिंग बोलते हैं, अभी बता रहे हैं बैक बॉन्डिंग, बैक डोनेटिंग, डोनेटिंग बॉन्डिंग भी बोल सकते हैं, या बैक बॉन्डिंग बोलते हैं, बैक बॉन्डिंग। बैक बॉन्डिंग क्या होता है बेसिकली, कि बैक बॉन्डिंग जैसे मान लीजिए AC, अभी कार्बन तो इलेक्ट्रॉन डिफिसिट हो गया ना। अब देखिए ये Cl है, ये Cl है, अब Cl के बाद ढेर सारे लोन पेयर हैं, अभी कितने, तीन तीन है, ठीक है, तीन तीन, तो ये लोन पेयर इसको कोऑर्डिनेट करता है, तो ये बैक बॉन्डिंग बना है। क्योंकि इलेक्ट्रॉन डिफिशिएट है ना, तो इसे बैक बॉन्डिंग बोलते हैं इसलिए। तो यहाँ पे देखा जाए नोट में, या ऑल हेलोजन, हेलो कार्बिन बोलेंगे ना, हेलो। मतलब CX3, CX2, CX2 वाला ये, हम्म CX2, तो ये सारे क्या होंगे, कार्बिन आर ऑलवेज, ऑलवेज क्या होगा, सिंगलेट होते हैं, सिंगलेट फॉर्म में रहेंगे, ठीक है, सिंगलेट कार्बिन कह लेते हैं। बिकॉज बिकॉज दे आर रिएक्टिव, इसीलिए ये रिएक्टिव भी होंगे, क्योंकि सिगलेट मोर रिएक्टिव होता है। तो अगर देखा जाए तो ऑल कार्बिन वर्क एज कैसे करते हैं, ऑल कार्बिन वर्क एज इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल क्यों, क्योंकि ये क्या है, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएट है, बिकॉज इलेक्ट्रॉन डिफिशिट नेचर का होता है कि नहीं, डिफिशिट, इलेक्ट्रॉन डिफिशिट होता है इलेक्ट्रोफाइल। तो एक और आपको पढ़ना है, कौन सा, नाइट्रीन। एक मिनट हमको दीजिए, एक सेकंड, ठंडी लग रहा है। हाँ सर। अब देखिए दूसरा, हम लोग थोड़ा सा इसमें भी यही चीज थ्योरेटिकल है, रिएक्शन में ज्यादा तो कार्बन काम आता है, नाइट्रेट बस थोड़ा सा पढ़ लेना है, ठीक है। हम्म ठीक है। ये खत्म हो जाएगा पार्ट। तो नाइट्रीन, नाइट्रीन तक पढ़ा देते हैं लोग, आपके मॉड्यूल में भी हो सकता है। नाइट्रीन क्या है, न्यूट्रल नाइट्रोजन होता है एक तरह से, न्यूट्रल, नाम ही से लग रहा है, नाइट्रोजन।
हैविंग वन बॉन्ड पेयर होगा एंड टू पेयर इलेक्ट्रॉन एंड टू अनपेयर इलेक्ट्रॉन, इतने होंगे। इलेक्ट्रॉन कॉल्ड नाइट्रीन। ठीक है, तो अगर देखा जाए तो इसमें भी कई, बस हम ज्यादा नहीं पढ़ाएंगे। तो इसमें जैसे बोला जाए एन क्या, वन बॉन्ड पेयर हो गया, ठीक है, और दो ये हो गया, ऊपर लगा देते हैं। ये दो लोन पेयर हो गया, यही बता रहे हैं ना। तो टोटल कितने, 6 इलेक्ट्रॉन इसमें भी होगा। इलेक्ट्रॉन डिफिसिट हो गया तो ये भी क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोफाइल की तरह वर्क करेगा, करेगा कि नहीं। हाँ तो बहुत सारे इसमें भी आ जाते हैं, जैसे CH3 आप पढ़ते हैं ये। तो इस तरह का स्ट्रक्चर शो हो रहा है ना, मिथाइल नाइट्रियन। ठीक, और RC डबल बॉन्ड O, तो ये क्या हो जाएगा, एक्राइल नाइट्रेन भी बोलते हैं। एक्राइल नाइट्रेन में जब हाफ मैन ब्रोमोमाइड आप पढ़ेंगे, ठीक है, तो वहां पर इंटरमीडिएट के रूप में होता है। तो हाफ मैन पूछा गया है क्वेश्चन, ब्रोमाइड तब पूछेंगे आपसे कहाँ पढ़ा है रिएक्शन। ठीक, तो इसमें नाइट्रीन भी दो तरह से हो जाएगा, सिगलेट और ट्रिपलेट, जैसे वो था। तो इतना ही हमें पढ़ना, हाइब्रिडाइजेशन वगैरह ही पूछते हैं नाइट्रीन। तो ये नाइट्रेन भी दो तरह से हो गया, ये क्या हो जाएगा, सिगलेट हो जाएगा, एक ट्रिपलेट हो जाएगा। तो सिंगलेट नाइट्रीन और ट्रिपलेट नाइट्रीन। तो इसमें कैसे बनेगा स्ट्रक्चर, अब इसमें देखिए एन, अब तो आप बना भी सकते हैं, ये तो पेयर में ही रहेगा, ठीक है, लेकिन इसमें इधर जो लोन पेयर हमने दिखाया था, ठीक है, ये वाला ऐसे लेटरल बना दे रहे हैं, एक पेयर में हो जाएगा तो सिगलेट हो गया, ठीक है, ये लेटरल बना रहे हैं जानबूझ के। ठीक, तो दूसरा यहाँ पे देखा जाए तो ये जो आपका ये तो रहेगा ही पेयर में एक, ठीक, और इसमें अब दो हो जाएगा, एक एक और इधर एक, ठीक है, ये हो गया। ठीक, तो इसमें क्या होगा, 0 अनपेयर इलेक्ट्रॉन है, समझ रहे हैं ना। हाँ सर, और एक सेकंड। इसमें क्या हो जाएगा, 2 अनपेयर इलेक्ट्रॉन, 2 अनपेयर इलेक्ट्रॉन, ठीक। और है कहाँ? मैग्नेटिक मोमेंट भी निकाल सकते हैं, ये क्या है, डाया मैग्नेटिक, वही सेम करेक्टरिस्टिक होता है, बस इसमें डाया मैग्नेटिक, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा, पैरामैग्नेटिक। कह रहा। पैरामैग्नेटिक है तो मैग्नेटिक फील्ड में डिफ्लेक्शन होगा, ठीक है। और इसमें देखा जाए तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, H=, सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर। तो सिग्मा बॉन्ड कितना है भैया, हम्म हम्म तो इसमें देखा जाए तो सिग्मा बॉन्ड तो 1 है, प्लस 2 लोन पेयर, तो कितना हो गया, 3 हो गया। ठीक है, और हाँ 3 हो सर। जाएगा तो क्या हो जाएगा, sp2 हो जाएगा। तो बाकी आप जान ही रहे हैं। लेकिन यहाँ पे हम लोग पढ़े थे, स्ट्रक्चर में लोन पेयर पार्टिसिपेट नहीं करता है, तो ये स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, लीनियर बनेगा, लीनियर स्ट्रक्चर। आप वहां पे देखे और सुने होंगे हमारे मुंह हाँ से, हाँ
स्ट्रक्चर में मतलब लोन पेयर अगर पार्टिसिपेट कराएंगे तो मतलब गलत बना देंगे, ठीक। एच इक्वल टू सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो इसमें कितना हो जाएगा बताइए, 1 + 1 + 1, 1 ही लोन पेयर है। 2 आ गया, तो sp। sp2 हो गया और sp हो गया। sp क्या लीनियर है, ठीक है। और ये भी वर्क एज कैसे होगा, वर्क एज इलेक्ट्रोफाइल। मतलब दोनों अगर देखा जाए तो कार्बिन और अगर इलेक्ट्रोफाइल, ठीक। तो ये हो गया। इसमें देखा जाए तो ये एक और कहीं कहीं बेंजाइन लिखा रहता है, उसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 होता है, ठीक है। अगर 6 एक इंटरमीडिएट और बेंजाइन भी पढ़ा दें लगे हाथ, हाइब्रिडाइजेशन पूछा जाता है। बेंजाइन में मतलब देखा जाए ऐसे रहेगा, बेंजीन तो आप जान ही रहे हैं ना, अल्टरनेट पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे भी रहता है ऐसे कौन पे है। तो ये बेंजाइन होता है, ठीक है। तो और इसमें क्या होगा, आल कह सकते हैं, कार्बिन एटम, इसमें जो बनेगा Rsp2 हाइब्रिडाइजेशन डाइज्ड। तो ये बहुत नहीं है, स्किप कर सकते हैं। तो ये तो इंटरमीडिएट इतना था, ठीक है। अब हम लोगों को बेसिकली अब जो स्टार्ट करना है भाई, इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट, समझ रहे हैं। मेन जीओसी अब स्टार्ट होगा। अभी तो ये हमने आपको क्या क्या बता दिया। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन जैसे देखा जाए, ये इंटरमीडिएट क्यों पढ़ रहे थे, जैसे कि जितना भी रिएक्टिविटी है आगे, रिएक्टिविटी किसी भी सबस्ट्रेट की रिएक्टिविटी है, रिएक्टिविटी ऑफ सबस्ट्रेट, जैसे बहुत सारे सबस्ट्रेट हैं, तो उसमें देखा जाए तो रिएक्टिविटी तो एक क्वेश्चन आता ही है। तो अगर एक मतलब न्यूट्रलाइज होके दिमाग से सोचा जाए, रिएक्टिविटी किस पे डिपेंड करता है। जैसे आप घर में झगड़े होते हैं ना, सबके घर में होते हैं। तो उसमें क्या है, कौन जल्दी से घर छोड़ के भाग जाता है, जो बाहर जाके स्टेबल रह सकता है। नहीं, जो जितना स्टेबल रह सकता है वो उतना ही जल्दी भागता है, आप ही देखे होंगे, ठीक है। जो कम स्टेबल रहेगा, नहीं कमाने वाला होगा, वो जाएगा लेकिन थोड़ी देर में फिर वापस आ जाएगा। नहीं, क्यों, क्योंकि सोचेगा क्या खाएंगे पिएंगे, सोचेगा कि नहीं। तो यानी कि रिएक्टिविटी हमेशा किस पे डिपेंड करती है, स्टेबिलिटी ऑफ किसी की भी रिएक्टिविटी। एक मेन है, एकदम कुछ भी नहीं पता आप सारे क्वेश्चन हल कर लेंगे। स्टेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ठीक है। अरे रिएक्टिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। कार्बो कार्बोकैटायन न लिखें, एक पर्टिकुलर न हो जाएगा, हम जनरलाइज करके लिख रहे हैं, ठीक है। स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट कंपाउंड, मीडिएट कंपाउंड, ये मतलब इंटरमीडिएट मतलब बीच में जो स्टेबल ज्यादा रह सकता है वही ज्यादा जल्दी घर छोड़ के भागेगा, वही ज्यादा हाईली रिएक्टिव होगा, समझ रहे हैं। आप देखे होंगे तो ये एक कहीं पे हो गया, समझ रहे हैं, किसी के लिए भी एक जनरल कॉन्सेप्ट हो गया। तो बेसिकली इंटरमीडिएट इसीलिए हम लोग पढ़ेंगे और एक्सप्लेन करेंगे। तो अब इसके बाद इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट है भाई, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट ये पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर से, नया टॉपिक है, ठीक। ठीक है। हम्म, अब आके ये पढ़ाएंगे, ये पढ़ लीजिएगा तो जीओसी वाला हो जाएगा, ठीक। उसके बाद रिएक्शन स्टार्ट कर देंगे एक लेक्चर में, कोशिश करेंगे, ये बहुत बड़ा टॉपिक होता है। या इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट मतलब कि एक ये इमेजिनरी हाइपोथेसिस है ऑर्गेनिक रिएक्शन को समझने के लिए। इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट ऐसा कुछ रियल में होता नहीं है, क्योंकि हमने इलेक्ट्रॉन वगैरह को देखा नहीं है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट से इसको पढ़ेंगे, ठीक है, समझ रहे हैं।
हम्म। तो यहाँ से करेंगे। ठीक है, अब यहाँ तक रहने देते हैं, हमें वहीं ठीक आना है। है अभी, आप ही क्या। अच्छा। हाँ, अब क्या करें, उतने सेक्टर देर से 12 में है आप। ना आपका तो? हाँ भाई, आपको इतने दिन से उनको इतने दिन से सरकार है आप एक चक्कर में आज भी बोल देंगे। वो संडे को बोल रहे थे सर आ जाते, एक दिन आ जाते। तो हम आप कहेंगे दोपहर में ही कर लिए होते सर, शाम को ले लिए होते फिर मेरा। आप उनका, वो दोपहर में स्कूल गोइंग है ना। अच्छा अच्छा। 11th में है वो आपके, क्या है, वो भी एल 11th में है ना। हाँ। आर्यन का भाई किस में है, 11th क्लास में ना। वो 10th में है सर वो अभी। अच्छा, 10th में है। हम्म। नहीं, वो दिन बोल रहे थे ना, अब आज फिर कराने लगेगा इसका तो हाँ मुझे सर वो ध्यान। इसी साल से बोला था मैंने, इसी साल के लिए। हाँ, कर लेंगे तो सही रहेगा ना थोड़ा और। अरे 9th का एक ही बच्चा पढ़ता हो, जानते हैं, पूरा उसका खत्म कर दिए जेई का मेंस का अच्छा। अरे 9th ही में? हाँ, पूरा, लेकिन पह, अब क्वेश्चन भी लगा लेता हो सारा। पहले से कर रहा था क्या सर? 8th से कर रहा था शायद। हाँ, 9th में हमने जेई मेन का कराया है पूरा। अभी हमें सुबह एक वहीं पे द्वारिका एक मतलब दोस्त है, वो बोल रहे हैं सर हम मतलब कि अम, अरे एलन में कराए 1 साल, 9th में कराए, तो जबकि उनकी लड़की 8th में है अभी, एलन में